माउंटेन में सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपको। एक कदम गलत कदम, आपकी जान खत्म। अन्नपूर्णा वन चढ़ने में आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई थी? अन्नपूर्णा वन दुनिया का सबसे खतरनाक माउंटेन के अंदर आता है। दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है और ये नेपाल के अंदर है। इसकी हाइट 8091 मीटर है। ये टफ इसलिए कि ये बिल्कुल ग्रेडेड है, बिल्कुल ऐसे स्लोप पे है, बिल्कुल अन्नपूर्णा स्टेट। एवलांच सबसे ज़्यादा होती है इसमें। माउंटेनियरिंग कैसे एक व्यक्ति के अंदर बदलाव लेके आ सकता है? बिल्कुल ला सकता है। व्यक्ति के अंदर एक बदलाव है ना, बहुत रूप में ला सकता है। माउंटेनिंग तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है सबसे पहला। दूसरा आपको पंचुअलिटी, बिल्कुल टाइमिंग का मैटर होता है। माउंटेन में हर 5 मिनट वेदर खराब होता है। तीसरा, जो अपने आप को हम पहचानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप माउंटेन आपको सिखाएगा। आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया में माउंटेनियरिंग अभी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है और हम भी अपने लेवल पर बहुत प्रमोट कर रहे हैं, युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं। अब हम निकले हैं तो हम नए बच्चों को ला रहे हैं, नए बच्चे आके नए बच्चों को ला रहे हैं। मैंने अभी 5 लड़कियों को एवरेस्ट बेस कैंप कराया था सबसे पहले मैंने 2024 के अंदर, और उन 5 लड़कियों को हम एवरेस्ट बेस कैंप लेके गए। माउंटेनिंग है ना, किताब में पढ़ने से माउंटेनिंग नहीं होगी, माउंटेन तो प्रैक्टिकल होगी। आपको माउंटेनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो पहले कोर्स करे। कोर्स भी इंडिया में होते हैं और कहीं कोर्स नहीं होते वर्ल्ड में, कहीं नहीं कोर्स होते, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होते इंडिया को छोड़कर। इंडिया एक ऐसा है जहाँ इंडिया में 6 कॉलेज है जहाँ कोर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी हिम्मत और बिलीव से दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ को कॉन्कर किया है, जैसे माउंट लॉत्से, अन्नपूर्णा, मनासलू, किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस, जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आप नरेंद्र का नाम ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे पार्ट 1 का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। एक्चुअली ये वही एपिसोड है जिसके बाद मुझे बहुत सारा प्यार इन टर्म्स ऑफ गालियाँ पड़ी थी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को आपकी जगह तू बुला दिया था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बार हमने होस्ट ही बदल दिया है शो का, और ये लिया गया है एक नए इंसान के द्वारा। कैसा रहा था आपका रशिया वाला एक्सपीरियंस कैसा था? रशिया वाला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी तो लेटेस्ट वही करके आया ना? हाँ जी, अभी मैं 12 जुलाई को मैंने रशिया सबमिट किया था। रशिया के अंदर माउंट एल्ब्रस है जिसकी हाइट 5642 मीटर है, और ये यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है। अच्छा जी। और इज ए पार्ट ऑफ 7 समिट, जो 7 महाद्वीप है उसका ये पार्ट है। और ये ध्रुव पे होने के कारण इसमें 2 चैलेंजिंग थे। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ वेदर का चैलेंज रहता है। वेदर है ना, बड़ा जल्दी ख़राब होता है, हर 5 या 10 मिनट यहाँ वेदर ख़राब होता है और वाइट आउट हो जाता है, बिल्कुल वाइट। इतना तो मैंने 8000 में नहीं देखा नेपाल में कहीं जितना यहाँ वाइट आउट। और ऐसा वाइट आउट होता है, आपको 10 मीटर भी दूरी हो ना, जैसे धुंध आती है यहाँ सर्दियों में, 10 मीटर पर भी दूरी हो तो भी आपको ये दिखाई नहीं देता कि रास्ता कहाँ पे है। तो उसकी वजह से क्या होता है, चांसेस होते हैं गिरने के और उसके, तो उसके रिस्क के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरा इसमें था चांस, हवा इतनी तेज़ चलती है इस माउंटेन, इतनी तेज़ चलती है कि रुकती नहीं कभी, ना दिन हो चाहे रात हो, कभी भी हो। मैंने अभी सबमिट किया, इतनी तेज़ हवा थी कि मतलब झंडा ले देश का खड़ा था ना, से झंडा भी मतलब रोक नहीं, शरीर को भी नहीं रोक। हाँ, ऊपर तो भी इतनी तेज़ हवा मतलब चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चलती है। और ये वेदर मेन चैलेंजिंग वेदर का था। K2 का मतलब मैंने अभी इधर 1-2 वीडियोस देखा था, तो K2 का मैंने वीडियोस देखा है, वो तो इंडियन लोग के लिए शायद बैन है, इंडियन लोग नहीं कर सकते, बट उस पर बहुत ज़्यादा डेथ मैंने देखा था कि K2 क्या है कि एवलांच वो ऐसे स्टेट है ग्रेनेड, बिल्कुल सीधा पहाड़ है, तो जब आप सीधा चढ़ोगे तो उसमें बर्फ गिरना खतरा रहता है और उसके मतलब इंजरी ज़्यादा वहीं होती है। रिस्की इसलिए रिस्क कहा जाता है। माउंटेन रिस्की क्या होता है, माउंटेन पे हाइट मैटर नहीं करती, क्या पता वो 6000 मीटर माउंटेन हो, डिपेंड करता है वो खड़े है। अगर वो 6000 मीटर सीधा खड़ा है ना तो वो इतना रिस्क हो जाता है। आप सीधी करोगे, ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, तो आप वो साथ ले जाती है। लोग जो मतलब तैयारी करते थे वो लोग मतलब बता रहे थे कि एवरेस्ट चढ़ना ईजी होता है एज कम्पेयर टू K2 चढ़ने को। राइट। दुनिया में सबसे टफ में 2 माउंटेन आते हैं, पहला है K2 और सेकंड नंबर आता है अन्नपूर्णा वन, अन्नपूर्णा वाला, हाँ, जिसकी हाइट 8091। आपने तो अन्नपूर्णा भी कर लिया? हाँ, अभी मैंने रिसेंटली अन्नपूर्णा वन भी किया। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट माउंटेन है, टफेस्ट इन दी चैलेंज, सबसे रिस्की माउंटेन है। अन्नपूर्णा का ये चैलेंज, अगर 3 माउंटेन जाते हैं तो 3 में से 2 ही जिंदा आते हैं, एक ही डेथ होती है। ऐसा आप गूगल में भी देखोगे तो हाँ, K2 के बारे में भी पढ़ा था ये, समिट K2 का भी ऐसे ही है, K2 का भी है, क्योंकि खड़ी जगह होते हैं, रिस्की रहता है टोटली। आप जाओगे
बिल्कुल ऐसे चढ़ना आपको 60 डिग्री से नीचे तो कहीं वो ही नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है। 60 70 80 ऐसे चलता है पूरी दूर जब तक समिट हो तब तक, इसलिए रिस्की रहता है। और बात रही रशिया की एल्ब्रस की, एल्ब्रस में मैं गया, मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है वहाँ, एक तो लोगों को वहाँ ना इंग्लिश समझ आती और ना वहाँ हिंदी समझ आती, रशियन भाषा। तो मैं किसी को समझाऊँ तो क्या समझाऊँ। हेलो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। बात ऐसी है कि इलाही ट्रैवल्स इज अ सस्टेनेबल ट्रैवल कंपनी, जिसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे ग्रुप ट्रिप्स, कॉर्पोरेट टूर्स और कस्टमाइज एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब फाइनली हम लोग अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स को लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप हमारे साथ इंटरनेशनल टूर पैकेजेस भी ले सकते हो। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इलाही इज कि हम सब चीज़ों को बहुत ही प्यार से और तहे दिल से प्लान करते हैं, ताकि हर ट्रैवलर का एक्सपीरियंस सिर्फ उसकी ट्रिप तक नहीं बल्कि उसकी लाइफ टाइम तक रहे उसके साथ। ट्रिप खत्म होने के बाद हम लोग हर ट्रैवलर के नाम का एक पेड़ लगाते हैं, ताकि उसके ट्रैवल के दौरान जितना भी कार्बन फुटप्रिंट हुआ है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और अगर आप भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे, या फिर हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे टू नो द लेटेस्ट अपडेट अबाउट आवर अपकमिंग ट्रिप्स। लेट्स कंटिन्यू विद द एपिसोड। दूसरा, ना तो वहाँ इंटरनेट थे। अब जैसे रशिया की राजधानी मॉस्को होगी, भारत की दिल्ली हो, दिल्ली तक आदमी पहुँचता है, मॉस्को पहुँचो वहाँ तो इंटरनेट मिल जाएगा, वहाँ के लोग भी एजुकेटेड मिल जाएंगे, कुछ को इंग्लिश। लेकिन जो मेरा रीजन था माउंटेन, मिनरल बॉडी एयरपोर्ट लगता था। जैसे हिली एरिया में माउंटेन होते हैं। अब इंडिया में अगर माउंटेन की बात की जाए तो हिमाचल उत्तराखंड ही जाना पड़ेगा ना, दिल्ली में तो माउंटेन नहीं मिलेंगे। तो वो नियर बाय एयरपोर्ट मिनरल बॉडी था, वहाँ से 3 घंटे की दूरी पर फिर हम बेस कैंप पहुँचते हैं। तो वहाँ लोगों को ना तो इंग्लिश समझ आ रही, ना हिंदी समझ आ रही। दूसरा चैलेंज मेरे लिए खाने का था। ठीक है, मैं था प्योर वेजिटेरियन, वहाँ मिलता है सारा नॉन वेज। वेजिटेरियन के लिए तो कुछ है भी नहीं। केले खाए, फ्रूट खाए, उससे अपना गुजारा करे 6 दिन 7 दिन जितना भी समिट का। फ्रूट्स पे आप रहते? फ्रूट पे रहता था। वो 6 दिन इतने टफ थे मेरे लिए, बस दिमाग में ये था कि चलो माउंटेन को सबमिट करना है कैसे भी करके, और वो अपना फ्रूट से अपना गुजारा करे। सुबह फ्रूट खा लिए, शाम में खा लिए, भूखा तो मैं घना ही मरे करता, लेकिन वो मजबूरी ऐसी थी कि इलाज नहीं था ही नहीं खाने का। जो नॉन वेजिटेरियन इंडिया वाले भी नॉन वेज जाते हैं ना, उनके लिए वो चैलेंज होता है, उनका नॉन वेज अलग टाइप का हो जाता है, उनके भी समझ में नहीं आता। एक बारी आप मतलब ये एल्ब्रस वाला माउंट एल्ब्रस का जो पूरा तरीका था कि आप रशिया गए देन एक्सपीडिशन किया, एक बारी पूरा आप ऑडियंस को बता दीजिए एक बारी। देखिए, पहले मैं रशिया गया, मैंने रूट देख लिया था सारा, सबमिट का टाइम ड्यूरेशन देख लिया था। इतना लंबा टाइम नहीं था, मैं 10 दिन का मैंने टाइम देखा था। ठीक है, 7 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी और दुबई इंटरकनेक्टेड हो गया। 8 तारीख को मैं मिनरल बॉडी एयरपोर्ट पहुंचा सुबह 3 बजे। ठीक है, वहाँ से एयरपोर्ट पहुंचा। उस एयरपोर्ट पर मिनरल बॉडी एयरपोर्ट ना तो इंटरनेट था, और वो तो चलो मेरे जो कंपनी हायर की हुई थी मैंने वहाँ, तो उन्होंने मेरे को ड्राइवर भेजा था एयरपोर्ट पे। वो एयरपोर्ट पे जैसे बाहर निकला तो दिमाग में ये होगा पता नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कहाँ फंस के पंगा तो गलत ले लिया भाई, मैं तो सोच रहा था। तो वो बाहर निकला, वो उसने बोला नरेंद्र क्योंकि वो बोर्ड ले खड़े होते हैं, तो 3 बजे वो बोले। और वहाँ फिर दूसरा गाड़ी में बैठे चले बेस कैंप के लिए। 3 घंटे का रास्ता था। तो आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? मैं अकेले गया था। अच्छा, अकेले गए थे। और वहाँ इंडिया में जैसे गाड़ी चलती है ना, इंडिया में तो हैंडल राइट साइड होता है ड्राइवर का, वहाँ लेफ्ट साइड हैंडल था एक तो। और गाड़ी रोड ऐसे प्लेन 130-40 किलोमीटर घंटे गाड़ी ऐसे जा रही। मैप लगा रखा है, मैप में बस वो देख रहा है कि यहाँ ब्रेक करा है, ये दिखाएगा कि आपको 20 किलोमीटर बाद ब्रेक करा है, और वो गाड़ी ऐसे जा रही है। अब वो इंडिया में राइट साइड जब ड्राइवर का हैंडल होता है तो गाड़ी भी उधर चलती है, उधर लाइन चेंज हो जाती है, उधर आगे ताजा कोई ठोक ना दे, इसमें दिमाग में वो इंडिया वाली राइट साइड वाली चल रही। तो फिर वो ड्राइवर, मैं उसने कुछ बोलना चाहूँ उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, तो उसने फिर मैं बोला वाईफाई वही कि उसका समझ आई, वाईफाई फ़ोन खोल के वो वाईफाई टच किया। फिर मैंने ट्रांसलेटर डाउनलोड कर रखा, हिंदी बोल रहे वो रशियन में चेंज हो जाए। फिर मैं उसने कुछ बताना चाहूँ भी रास्ता कितनी दूर है, वो रिकॉर्ड करूँ, उसने दिखा दूँ, फिर उसे समझ आ जाए। फिर वो रिकॉर्ड करके आप, हाँ वो दिखाता है, तो वो रिकॉर्ड करके मन दिखा दे इंग्लिश के अंदर भी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, लैंग्वेज बैरियर तो आ जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये मतलब लैंग्वेज का था। फिर वो पूछा, वहाँ जाके पहुँचा ना, तो खाने की बात रही, बोला सब नॉन वेज। और खाने मेनू ऐसे वो रशियन लैंग्वेज में देखो क्या आप पढ़ते रहो, उसने ट्रांसलेटर में फ़ोटो खींचूँ ट्रांसलेट करूँ। तो वो फ्रूट थे, मैंने 2 टाइम फ्रूट खा था। पहला दिन तो बड़ा थका रहा था, उस दिन भी मैं एक्लेमेटाइजेशन करने गया, ऊपर 3100 मीटर तक गया मैं। ठीक है, सेम डे सुबह पहुँचा था 8 बजे, घंटा एक रेस्ट किया, 9 बजे मैं उसका जगह का नाम था तकसीला कुछ ऐसे नाम से जगह थी जहाँ थी। तो 3100 तक मैं गया। ठीक है, सेम डे आया,
ब्लैक टी मिली, ब्लैक टी ली और वो फ्रूट थे पूरे दिन। और मैं लास्ट में क्या होता है, आदत ऐसी हो रही है माउंटेनिंग जहीं जाते हैं तो एक चीज़ होती है जो बॉइल्ड पोटैटो, जिसको फ्रेंच फ्राई भी बोल देते हैं, ब्लड, वो आपको दुनिया में हर जगह मिल जाती है। तो मैं बोला भाई तू आलू भी बॉइल्ड करके दे दे, कम से कम उसे एनर्जी मिलती है। हाँ, तो वो एक आलू बॉइल्ड करके दिया, वो जिस जगह था उसको समझाया मेरे वाले बंदे को जो मेरे साथ था ना गाइड, उसको इंग्लिश भी आती थी और रशियन भी आती थी। मैंने उसको बोला, उसने बॉइल्ड पोटैटो कराया और फ्रूट लिए। रात में वहाँ मिला नहीं, फिर वो फ्रूट खाया, सो गया। अगला दिन वहाँ से केबल कार जाती है, वो हमें 3800 मीटर पर ले जाती है। 3800 बेस कैंप कहलाया जाता है रशिया एल्ब्रस का। 38 फुट से वहाँ हट होते हैं, जैसे टेंट टाइप है, जहाँ आपका बेस, जहाँ आपको एक्लिमेटाइजेशन आपकी स्टार्ट होती है। पहले दिन हम 4300 तक जाएंगे, दूसरे दिन हम 4800 जाएंगे, तीसरे दिन हमारा रेस्ट होगा, ट्रेनिंग थोड़ा, क्योंकि वहाँ रो फिक्सिंग होती है लास्ट के 200 मीटर तक। और वहाँ आपको ना, वहाँ जो आइसेक्स होगी, एक तो आइसेक्स यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ते में रो फिक्सिंग नहीं है, आप चल रहे हो ऐसे स्लो पर, अगर गलती से गिर गए तो फाल हो जाता है। तो आइसेक्स से कारण अपने आप को आप रोक सकते हो, रोक सकते हो, क्योंकि बड़े माउंटेन की तरह ऐसे रो फिक्सिंग नहीं है, वो लास्ट के 200 मीटर पर है बस। उसके बीच में खुद ही मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ऑलरेडी किए हुए थे 8000, तो क्रैम्पोन पहनना आ रहा था, वो चीज़ें पहने, तो वो चीज़ें को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई। लेकिन जो नया माउंटेन जाता है उसके लिए वो एक चैलेंज होता है कि क्रैम्पोन वो चीज़ें। तो 48 वक्त जाके आए, वो आइसेक्स यूज़ किए थे, तो आइसेक्स से ले तीसरे दिन हमने रेस्ट था। फिर रात को हम निकले 12 बजे समिट के लिए। तो मेरे गाइड थे, मेरे साथ 4-5 लोग और थे, जिसमें 2 लड़कियाँ थी, वो सारे रशियन ही थे। अच्छा, ठीक है। वो उसमें से मैं उनको बोलता, ना उनके समझ में आती, वो मेरे बोलते ना मेरे समझ में आती, समझ में हमारा किसी की नहीं आती, बस साथ चढ़ रहे थे, शकल से मैं हंस रहा हूँ तो बस जाते थे। हाँ। ठीक है। वो गाइड को बस समझ आता था, मैं कुछ उनको बोलना चाह रहा हूँ, गाइड को बोलता था इंग्लिश में, वो उनको ट्रांसलेट कर दिया करता। और मेरे को फिर चला, तो फिर हम निकले, और मेरा गाइड और जो हमारी टीम थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हम निकले आराम से, मैंने 4-1 घंटे लगे हमें, सबमिट हमने बढ़िया टाइम से सबमिट कर लिया। जो हमसे 1-2 घंटे आगे टीम जा रही थी उनको भी क्रॉस करके मतलब अच्छे से सबमिट हुआ। हवा तो तेज़ थी, वेदर तो ख़राब था, नो डाउट तेज़ हवा, लेकिन ठीक था, मतलब चैलेंजिंग था, लेकिन हो गया। फिर जो हम 2 दिन रुके थे ना बेस कैंप पे, वही दिक्कत, ना तो खाना समझ में को नहीं आवे, सारा नॉन वेज, एक तो स्मेल मारा आउट टाइप की, भाषा तो आनी नहीं समझ में। ठीक है। और वो उनका मतलब खाना, मेरे तो बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं फिर सुबह भी फ्रूट खाता है और शाम में फ्रूट इतना खाया करता है कि अपना जो पेट भर जाए और काम चल जाए, क्योंकि आदत गिरनी पड़ती है ना, मजबूरी। माउंटेन में चैलेंज भी होते हैं, अगर आपको घर जैसा खाना मिल जाएगा फिर माउंटेन क्या टफ ने, फिर आपको क्या पता लगेगा आप घर में बैठे हो माउंटेन बैठे हो। तो माउंटेन में चैलेंजिंग कहाँ आते हैं, खाने की चैलेंजिंग, नई जगह जाते हो, नया वेदर होता है, नई एक्लोमोडेशन, तो इन सब चैलेंज को आदमी लड़ के फिर माउंटेनिंग सबमिट करता है। वेदर से भी लड़ता है, अपने आप से भी लड़ता है, चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती है। जितने जितने एल्टीट्यूड आप हाई जाते जाओगे ना माउंटेन पर, एल्टीट्यूड सीखनेस या दिमाग है ना काम करना बंद कर देता है। तो अच्छा, एक इंसान को इंस्पायर क्या करता है? लाइक अगर आपको एग्जांपल में रखें तो क्या इंस्पायर करता है कि यार मतलब माउंटेन पे चढ़ना है? क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल पे एक ट्रैक पे गया था, एंड वो मेरा लाइफ का पहला ट्रैक था। ठीक है, मैं चढ़े जा रहा हूँ, मैं मतलब मोहित भाई के साथ गया था, तो मैं इनसे पूछा कि आखिर लोग क्यों चढ़ते हैं, ये तो मतलब सिर्फ चल ही रहे हैं। बट जब मैंने उसको पूरा चढ़ लिया ना, जहाँ मुझे पहुँचना था मंदिर पे, मैं वहाँ पहुँच गया। उस टाइम पे मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे पता चला लोग क्यों चढ़ते हैं। तो ऐसा मतलब आप कुछ बता सकते हो? देखिए, काफ़ी रीज़न होते हैं। जब मैं अपना बताता हूँ, मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट करी, एक शौक होता था, टीवी फ़ोन में वीडियो देखते थे माउंटेन, फ़ोन में वीडियो में तो बड़े सुंदर लगते थे, रियल टीम जाके पता लगता है यार कड़ा पंगे ले लिए। तो मैंने अपना माउंटेनिंग की कैरियर की शुरुआत 19 में की। मैं अपने बता रहा हूँ, कोर्स करने गया, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स BMC होता है, मोहित के साथ ही मैंने कोर्स किया था। जेब में ना तो पैसे थे, ठीक है, हालांकि घर वालों के पास थे, लेकिन घर वालों को ये नहीं कह सकता कि माउंटेन में जाऊँ कोर्स करने जाऊँ, घर वाले नहीं भेजेंगे। वो एक चैलेंज होता है स्टार्टिंग में। तो यार दोस्त से जुगाड़ करके अपना फीस भरी। तो आपने घर से नहीं पैसे लिए थे? नहीं, घर से नहीं लिए मैंने स्टार्टिंग में। घर वाले देते तो घर वाले भेजते नहीं कोर्स के लिए नहीं भेजते, उनको पढ़ लिया आराम से। क्योंकि जिस रीजन से गाँव में आते हैं हरियाणा से, और हरियाणा इन चीज़ों के लिए मतलब थोड़ा माउंटेन के लिए नहीं था। घर वालों का हरियाणा बस ये है कि अपना पढ़ और अपना सक्सेस हो, वहाँ तक इसी में थे। और हमारी फैमिली से कोई निकला भी नहीं था माउंटेन। और हाँ, माउंटेन पर्वतारोही में माउंटेन के अंदर मेरा कोई गुरु भी नहीं था। सबसे बड़ी मेरे लिए दिक्कत है, 1 साल मैंने गूगल में सर्च किए कहाँ कोर्स होते हैं माउंटेन में, कैसे जाया जाता है। 2018 में सर्च करना गया था, 19 में जाके मैंने BMC अप्लाई किया, और 19 में मेरे को सीट मिल गई अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली के अंदर। ठीक है, गया, कपड़े पैंट शर्ट पहन के गया, बैग लेकर, मनु नहीं पता वहाँ कराते के, मुझसे कोई बताते होगे, चीज़ें पता नहीं थी। तो इतना फिजिकली उस टाइम फिट नहीं था मैं। तो वहाँ पहुँच गया, तो सुबह 6 बजे उठाते हैं, रनिंग कराते हैं 5-10 किलोमीटर। ठीक है, रनिंग करने के बाद अपने 8 बजे ब्रेकफास्ट कराया, फिर अपना माउंटेन पे ले जाए।
ठीक है। स्टार्टिंग में रॉक की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। रॉक में आपकी जो वायरिंग हो गई और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपको 10 दिन बाद ऊपर ले जाते हैं जहाँ स्नो राइस के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्टार्टिंग में 5-6 दिन रनिंग कराई, रनिंग इतनी कभी करी नहीं। यहाँ तो आप प्लेन भागते हो, वहाँ अल्टीट्यूड होता है और मनाली का अल्टीट्यूड 2000 मीटर है, वहाँ भगाओ भी ऊंचाइयों पर ऐसे, या तो नीचे या तो ऊपर। हाँ नीचे ऊपर, पूरे तो प्लेन भागते हैं जोर दुनिया। वहाँ एक दिन भागे, दूसरे दिन भागे, तो भाई 4 दिन हो, 4 दिन आफत हो गई भाई, थक लिया आदमी। मैं भाई हाथ जोड़ लिए भाई, कड़ा गलत पंगे ले लिए, दिन भर ले जब वो ऊंचाई, हर चीज़ ऊंचाई कदे किन्ना रात अब इतने सुबह से रात सवा इतना सुबह, फिर सब टाइम के बड़ा पंचुअल माउंटेन में। तो वही सुबह पंचुअल, फिर भाई मेरा नी में स्वेलिंग हो, एक दिन मैंने छुट्टी ली, डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर इतने सोजन आ गई मेरा नी में, अरे सोजन आ गई। और सोजन आए पाचा डॉक्टर ने बोला भाई आपने इतना वर्कआउट कभी किया नहीं, तो आप रेस्ट लीजिए 1-2 दिन, उसके बाद है ना यह स्वेलिंग अपने आप कम होगी, आप कंटिन्यूस वर्कआउट करो, रेस्ट दे नहीं रही। तो फिर मैं डॉक्टर से आया कमरा पर, अपना किया सामान पैक, हाथ जोड़ लिया भाई, ज़िंदगी माउंटेन नहीं आना कभी और अपना घर का नहीं तैयारी कर ली। तो मोहित जैसे भाई थे रूममेट, एक यूपी का लड़का था, एक 2 और थे हरियाणा के, तो वो जान लगे, उन्होंने रोक लिया भाई। उन्होंने कहा यार हमारा एक रूम में बेड रूम होता था, सब शेयरिंग था, तो बोले यार हमारा एक बंदा कम हो जाएगा, हमारा मन लग रहा है तेरे से तो उन्होंने कहा इतनी फीस तो भरी रखी है, तो अपना कोर्स पूरा कर, बढ़िया खा पी सब निकाल लें जैसे तैसे करके, टफनेस है। तो मेरा बैग तो कोई ठाई करता, मोहित भाई मेरा एक हाथ पकड़े करता, दूसरा मेरा ही हाथ पकड़ा, दुख सुख भागे 26 दिन उन्होंने निकलवा दी। ऊपर गया, ऊपर और चैलेंजिंग था, और जो आगे पता लगा माउंटेन इस तरह टेंट में सोना पड़ा है, इस तरह फ्रेश होना पड़ा है, बड़ी चैलेंजिंग थी। अपने क्या सिखाता है माउंटेन, एक क्लाइंब करना नहीं सिखाता आदमी को, माउंटेन एक डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है माउंटेन में जाने से। काफ़ी चीज़ें जो आप जिससे मोटिवेशन होते हैं वो शायद आप यहाँ किसी किताब में कहीं नहीं सीख पाओगे, जो माउंटेन आपको सिखाता है। माउंटेन आपको अपने आप से लड़ना सिखाता है, ठीक है। अब डिसिप्लिन कैसे है, पंचुअलिटी कैसे, माउंटेन में टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। वो चीज़ जो मैंने कोर्स में सीखी ना, वो चीज़ आज तक मेरी ज़िंदगी में चीज़ें काम आ रही है। आप ट्रैकिंग करने गए, आपको हर चीज़ डिटर्मिनेशन अपने आप से, जब आप ट्रैक करने जा रहे हो रास्ते में आप हिम्मत हार जाते हो, यार नहीं होगा, मेंटली आदमी टूट जाता है, समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो दुख सुख पा के जब उसको एक मोटिवेशन दे देगा, जब टॉप पर पहुंच जाता है ना, उसकी जो खुशी होती है ना, वह शायद एक अलग से खुशी होती है, उसको आप बयान नहीं कर सकते। मैं रो गया था। तो आदमी मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग सिखाता है, माउंटेन का मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो बंदा, ये चीज़ें आपको माउंटेन सिखाता है। आपको माउंटेन जो चीज़ सिखाता है वो कोई किताब नहीं सिखा पाती। तो आपको पता है, आपने तो रियलिटी में देखे ना जो आप सुनते हैं, तो ये माउंटेन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जो युवा है जितने भी आजकल जा रहे हैं, तो जितने आजकल पेशेंस लेवल कहाँ रहे हैं, तो माउंटेन में जाने कम से कम वो ये चीज़ सीखे, समाज सोसाइटी में, मतलब एक दिमाग में यहाँ छोटी मोटी लड़ाई है, इनसे आदमी ऊपर उठ जाता है, काफ़ी कितनी चीज़ें सीखता है। तो माउंटेन तो यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो भी, क्योंकि स्टार्टिंग डिपेंड करता है आप कैसे स्टार्टिंग कर रहे हो माउंटेन के। आप धीरे धीरे ट्रैक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं जो आपके दैनिक जीवन में वो चीज़ें काम आती है। अभी आपने बताया एल्ब्रेस के बारे में, अन्नपूर्णा उसमें एक था, एक तो एल्ब्रेस था एंड एक अन्नपूर्णा 1 था। अन्नपूर्णा 1 चढ़ने में आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई थी? देखिए अन्नपूर्णा 1 दुनिया का सबसे खतरनाक माउंटेन के अंदर रहता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अन्नपूर्णा 1 क्या चीज़ है। दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है और ये नेपाल के अंदर है। इसकी हाइट 8091 मीटर है। ये टफ़ क्यों है? K2 और अन्नपूर्णा सबसे टफ़ है। आप मतलब गूगल में भी सर्च करोगे ना, 33% इसका समिट रेशियो, हर एक माउंटेन नहीं जाता। ये टफ़ इसलिए कि ये बिल्कुल ग्रेडियंट है, बिल्कुल ऐसे स्लोप पे है, बिल्कुल अन्नपूर्णा स्टेट, ठीक है। और बिल्कुल एवलांच सबसे ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। एवलांच के कारण, एवलांच क्यों आते हैं? ऐसे बर्फ़ ऊपर स्नोफॉल होता है, वो बर्फ़ अटकती है, वो गिरती रहती है, उसकी सीध में जो भी आ जाता है रहती होती है, तो वो है इसलिए। तो जब हम चढ़ते हैं ना, इसमें टाइमिंग डिसाइड करते हैं। कैंप 2 के बाद है ना एक जगह है जहाँ आपको टाइम मिलेगा। एक टाइम क्या मिलेगा, शेरपा हो गया, वो आइडिया लेते हैं हम। जैसे अभी बर्फ़ पड़ी तो दूसरी जो बर्फ़ पड़ेगी ना, वो 5 या 10 मिनट या 20 मिनट का टाइम लेगी। जैसे एकदम पत्थर है तो वो 20 मिनट के अंदर हमें क्रॉस करना होता है। अच्छा, वो बस एक अनुमान है, 20 मिनट में हम पहले भी हो सकता है। हाँ, पहले हम वेट करेंगे, पहले एक बर्फ़ पड़ेगी, उसका वेट करेंगे। एक बार जो गिर गई तो दूसरे मिनट में आपको नेचुरली पता है थोड़ा टाइम लगेगा, उस चीज़ का हम वेट करेंगे और फिर उस बिटवीन क्रॉस करेंगे। तो काफ़ी ऐसे स्टेप थे, काफ़ी ऐसे पॉइंट थे उस अन्नपूर्णा के अंदर जो हमने टाइम से निकाले। बस वो सारा मैटर ही टाइमिंग का करता है और बिल्कुल ख़तरनाक पहाड़ है। तो अन्नपूर्णा में मैं आपको बताऊँ तो ये बात आपकी तरह सुनी थी मैंने, बोला अन्नपूर्णा खतरनाक, दिमाग में चित्र रहते सब ट्रैक करके बेस कैंप तक पहुँचे, 5 दिन लगे हमें, ठीक है। और मैं यहाँ से निकला 26 तारीख को, 30 तारीख को मैं बेस कैंप पहुँचा था। मेरा सबमिट होता 7 तारीख को। 12 दिन में मैंने बिल्कुल कम टाइम में मैंने अन्नपूर्णा सबमिट किया था,
उसका मैं बताता हूँ। तो ट्रैक करके पूछे हर दिन एक दिमाग में ये करती है यार अन्नपूर्णा डिफिकल्ट है कि पता नहीं किए जाके क्या होगा। तो 30 तारीख को बेस कैंप पूछे रेस्ट किया। 31 तारीख का हमने रेस्ट किया। तो वेदर हमने ना हमारे साथ पहले भी ऑलरेडी टीम आई थी, इंडिया की भी टीम थी, BSF की टीम थी एक, ठीक है, और काफ़ी कंपनी की टीम आई थी। तो हमने ना वेदर फोरकास्ट देखते हैं हम एक हफ्ते का, उसमें प्रेडिक्शन दिखाई देते हैं, मतलब वेदर में भी एक हफ्ते हमें वेदर देख के चलना पड़ता है माउंटेन का। तो हमने वेदर देखा कि वेदर 7 तारीख तक वेदर ठीक है, उसके बाद लगातार स्नोफॉल दिखा रहा है, लगातार स्नोफॉल, और लगातार स्नोफॉल 3-3 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर। अगर लगातार इतना स्नोफॉल दिखा रहा है तो उसके बाद ये आइडिया लगाया जाता है कि दोबारा रूट ओपन हो या ना, दोबारा रूट फिक्सिंग हो ना, और आगे कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो माउंटेन है ना, टाइम के अकॉर्डिंग उसको सबमिट करना होता है, चाहे आपके पास टाइम 5 दिन हो चाहे 7 दिन हो, रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क नहीं लिया, बाद में रूट ही ओपन नहीं होगा, वेदर ही नहीं खुला, आप क्या माउंटेन सबमिट कर लोगे। 45 डे का हमारा परमिट होता है, ठीक है, एक ड्यूरेशन होती है, वो रूट ही नहीं खुल पाएगा, स्नो इतनी हैवी हो जाएगी, इतने अंदर चलेगा, सबमिट ही नहीं हो पाएगा। तो मजबूरी होगी। 30 तारीख को हम पूछे, 31 को हमने रेस्ट किया, 1 तारीख को हमने पूजा की सुबह, ठीक है। हम गए प्लानिंग से चले, मैंने माउंटेन में प्लानिंग और मैनेजमेंट सबसे बड़ा अहम रोल होता है। ये देख ली 7 तारीख तक वेदर ठीक है, 8 तारीख को स्नोफॉल स्टार्ट है कंटिन्यूस, तो दिमाग में हो कि 7 तक सबमिट करना। हम थे 14 मेंबर मेरी टीम में, ठीक है। 1 तारीख तो गए कैंप 1, बस जैसे मतलब बेस कैंप से स्टार्ट हो गई, पूजा वूजा करके कैंप 1 चल पड़े। तो वही चीज़ दिमाग में बोला अन्नपूर्णा टफ है जाके देखा है कितना टफ है, कितनी दूर है, दिमाग में चल जाए, बोल कोई नहीं सकता, लेकिन फील अंदर दिमाग में वही चल रहा है, फील तो चल रहे हैं, दिमाग को तो हो जाता है बोला यार ये टफ है। अब आप तो चीज़ को खतरनाक है तो दिमाग को यार ये खतरनाक है, तो चल रहे। मेरा शेरपा और हमारे मेरे साथ थे और काफ़ी थे इंडिया से, तो चल रहे। जो मेरे को लगे हम चले सुबह 8 बजे, 2 बजे तक हम कैंप 1 पहुँच गए थे, ठीक है। कैंप 1 पहुँचे, आराम से टेंट वेंट लगाया हमने। उस दिन हमारी प्लानिंग थी कैंप 1 स्टे करना, थक गए थे यार इतने। तो और उस साल, इस साल का ड्राई बिल्कुल अन्नपूर्णा बिल्कुल ड्राई था, बिल्कुल ड्राई, इसी साल ऐसा था। अच्छा। ड्राई होने के कारण होता है कि जो बिल्कुल ग्लेशियर होते हैं, जो सॉफ्ट स्नो नहीं थी, जो क्रैम्पन ना हार्ड स्नो थी, क्रैम्पन मारने बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कैमन तक स्नो नहीं थी, कैमन से आगे स्टार्ट होती है, मतलब इस साल, अदरवाइज तो बेस कैंप से आगे स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल हम कैमन तक पूछे, वहाँ रुके फॉरनाट। तो प्लानिंग एक थी, फिर अगले दिन हम गए कैंप 2 हम उस रात नहीं रुके क्योंकि टाइम कम था। 2 तारीख को मैं वापसी नीचे आना था, 3 तारीख को रेस्ट करने, 4 को सबमिट के लिए निकलना था, फिक्स प्लानिंग थी, मेरी टाइम कम है। 2 तारीख को हम गए और इतना हैवी स्नोफॉल होने लगे रास्ते के अंदर कैंप 2 में। अच्छा, वहीं पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था? स्नोफॉल स्टार्ट हो गया दिन में, जो स्नोफॉल, और वैसे शून्य हो गया हाथ, अरे और बिल्कुल खतरनाक हो गया भाई। मैं देखो जो मुंह पर चश्मा पे रखी और स्नोफॉल गिरा मुंह पर एकदम स्नोफॉल गिरा, ग्लव्स होगा एकदम नू करा, चश्मा फिर भी गिल्ली हो जाए तो आदमी को दिखाई नहीं देता स्नोफॉल के अंदर। क्या तो उसने हटाओ तो वो बर्फ ऐसे आ जाते, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो कैंप 1 से फिर हमने कैंप 2 सामान लोड कैरी करा था, तो कैंप 2 के अंदर हमने सामान छोड़ा, ठीक है। दुख सुख आ गया, हम पहुँचे कैंप 2 तक। कैंप 1 से कैंप 2 का रास्ता डिफिकल्ट था, अच्छा, ठीक है। और कैंप 2 पहुँचे, कैंप 2 हमने सामान टेंट लगाया, सामान छोड़ा अपना जो हमें आगे सबमिट के लिए यूज़ करना था, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ चाय पी, वो हम गैस और वो ब्यूटेन हो गए थे, 5 मिनट चाय पी, 5 मिनट हम तुरंत रिटर्न हो लिए। वहाँ से रिटर्न हुए, फिर वापसी कैंप आए 2 तारीख को, कैंप 1 आए, वहाँ से फिर हम सीधा शाम में आ गए बेस कैंप। थक के थे यार, इतना लंबा गया। और अगला दिन एक दिन सब 3 तारीख को हमने रेस्ट किया, 4 तारीख को हम सबमिट के लिए निकले। अच्छा, बेस कैंप पे अच्छे से तैयारी वारी करके हम 14 टीम मेंबर सारे हम निकल गए, ठीक है। कैंप 4 तारीख को हम कैंप 1 पहुँचे दिन में, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खाया, सीधे कैंप 2 जाना था। मैं 4 तारीख प्लानिंग थी कैंप 2, हम सीधे कैंप 2 पहुँचे। कैंप 2 अच्छा, कैंप 2 हमने स्टे किया, बर्फ़ पड़ रही थी, स्नोफॉल हो रहा था जब पहुँचे। और फिर 5 तारीख को हम कैंप 2 से स्टार्ट हुए, ठीक है। और हाँ, मतलब कैंप 2 के लिए स्टार्ट हुए। फिर जो कैंप 2 के बाद मेन जो टफ रास्ता स्टार्ट होता है वो टफ होता है। कैंप 2 से जैसे निकलोगे ना, तो वो जैसे ऐसे मैं बता रहा ना, ऐसे स्नोफॉल होता है, वो होता रहता है, अवलांच होता रहता है। अवलांच सबसे खतरनाक जगह वहाँ कैंप 2 से थोड़ा सा ऊपर निकलोगे ना, वो था एरिया, वहाँ अवलांच होता रहता है। तो जितने शेर पाते हैं उन्होंने कह दिया कि आधी घंटा आपके पास टाइम है, सबको बताते थे, टीम एक साथ लेके चलनी पड़ती है, ऐसे नहीं कोई आगे पीछे होगा। फिक्स शेरपा ने कह दिया यो पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक आधे घंटा में सबको क्रॉस करना है। अगर कोई रह गया तो भाई अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बीच में आ गया तो आ गया, रिस्क है, क्या पता आधे घंटा में भी आ जाए, लेकिन जितना जल्दी एक फटाफट स्पीड से निकलना है, टाइम बचाइए, जितना जल्दी अपनी एनर्जी पूरे लगाओ। और कैंप 2 से ऊपर जाना लग जाए ना, ऑक्सीजन लेवल कम होना लग जाए, शरीर में थोड़ा लग जाए एकदम,
कैंप 2 तक टायर्ड हो गए थे हम, और कैंप 2 से हम चले एकदम जमा उसके कैंप 2 से आगे चले, और वो आधे घंटा दिमाग में वही चीज़, इन्हें देखो बर्फ एकदम नहीं दिखे, माउंटेन नहीं था। अब बहुत खतरनाक अभिलाष होते हैं उसमें, रियलिटी में खतरनाक आते हैं। हम 15 तारीख को जब थे ना, जब हम समिट पे थे, 7 तारीख को सॉरी, 2 शेरपा की डेथ होती है वहाँ, अभी तक उनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई, वो उसी पॉइंट पर हुई। और वहाँ एकदम बर्फ इतनी हैवी स्पीड से आती है, और आपके सामने भी आ गई ना तो आपको टाइम ही लगेगा कि 2 सेकंड, और क्रेवा से जवानी चेक के कौन से खाई में जाके पड़ा, पता नहीं लगेगा कहाँ गया। तो उसमें ना दिमाग वही चलना रहा, सारी चीज़ भगवान है ना, जब खतरनाक जब डर हो ना, हर चीज़ याद आ जाती है, नया याद आने, वो तो है। ठीक है, भगवान को याद करने की जरूरत नहीं होती, जब आप रिस्क में होते हैं ना, जब आप खतरनाक उसमें होते हो, अपना परमात्मा अपने आप याद आता है, तो हर चीज़ सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती है। तो वो फटाफट हमने बस, इंसिडेंट अच्छा था भाई, कुछ नहीं हुआ, मुश्किल था, उस पॉइंट को क्रॉस किया, वो जो डेंजरस था, लेकिन डेंजरस आगे भी था। हर वो कैंप 3 तक पूरा ही डेंजरस, आपको किसी भी पॉइंट पर वो है। तो मैं स्टार्टिंग में मैं आगे आ गया था सबसे, तो वो जो वारिंग से हम ऊपर चढ़े, और वो ऐसे 60-70 ऐसे चलना, थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो एकदम है ना पत्थर गिरने लगे ऊपर से, ऊपर को जो शेर पाता ना बोला वॉच आउट, वो एकदम है ना पत्थर से वो बर्फ से आने लग रही थोड़ी थोड़ी, वो बर्फ ऐसी थी कि इतना भारी सा था, वो थोड़ी थोड़ी होती वो मैंने दूर से देखी। तो मैं उस पॉइंट पर था, वो माउंटेन ऐसा था प्लेन, जैसे दीवार की तरह प्लेन, मैं इस पॉइंट पर था, इधर से लेगा वो जब मोह था हो ना, तो सीधे डर आदमी गोली तीर भागता है, जान दुनिया अपने आप आ जाती है, जब सामने डरो, इधर से लेकर वो इस पॉइंट तक पहुंच गया, सीधा टक 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 पैर का टक टक क्रैम्पन की तरह, जब फिर निचले बेबी मेरे पीछे हो गए, तो बर्फ थोड़ी थोड़ी चल रही थी, वो इतनी होगी वो आधा रास्ता तक नीचे निकल गई, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच गए, सेफ हो गए थे। और बड़ा टफ रास्ता था, कैंप शाम ने जाके हम कैंप 3 पहुंचे, बहुत लंबा रास्ता, हम कैंप 3 में जमा थक गए यार, जान नहीं रही कैंप 3 में हमारी, जब मानो सो गए जाके आराम थे, और प्लानिंग थी कि रात में समिट निकला कहाँ से, इतना थक लिया कैंप 3 तक पहुँचते आधे तो जो हमारे साथ थे उसमें गिव अप दे दिया 2 चरण चले गए, जो बहुत लंबा रास्ता था कैंप 3, और जो मानो ऐसे जूते ऐसे रखे कैंप 3 पहुँचे, उस रात हमने रेस्ट किया, अगला दिन शाम को 4 बजे निकले, शाम को 4 बजे अगला दिन उस रात रेस्ट किया, जितना कि यार ठागे भी कितना ले जहाँ ब्रिटेन गैस थी वो पानी ले गए, और मैगी थी, वो रात ने मैगी खा दी, एक सवेरे एक मैगी खा दी, पेट भरा को नहीं, पेट में कि मैं कौन तो फ्रेश कहाँ से हुई, कुछ आ ही नहीं रहा, पानी पी लो, और ठागे भी कितना ले जा जाए यार, सीधा हुआ। तो फ्रूट थे वो खा लिए रात ने, अगला दिन भूखे क्यों था नहीं, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट थे वो खा लिए, ड्राई फ्रूट बचे, शाम ने 4 बजे निकलने की प्लानिंग हुई, 4 बजे तक पहले वो 3:30 बजे उसने चाय पिला दी बढ़िया शेरपा ने, और मेरे पास ड्राई फ्रूट थे थोड़े से, इस वाले जी में ड्राई फ्रूट डाल लिए, एक पानी की बोतल थी मिल्टन की जो गर्म करके मिल्टन डाली, वो पीछे डाल ली, कोल्ड ड्रिंक थी इतनी, वो कोल्ड ड्रिंक इसमें डाल ली, और 2-3 चॉकलेट थी वे डाल ली, 4 बजे निकल ली, हालांकि वो बहुत कम सा। तो शेरपा ने पूछा कितना टाइम लगेगा, शेरपा ने बोला भाई कम से कम अच्छी स्पीड चलो 20 घंटे लगेगी समिट के, ठीक है बढ़िया स्पीड में आना जाना 20 घंटे बोले उसने, अच्छा, और मेरे को एक साइड के 20 घंटे लगे बढ़िया स्पीड से, वो तो टाइम कम बताता है शेरपा, ये कहता है थोड़ा थोड़ा है, ये बोल दे भी इतना टाइम लगा, तो दिमाग पे ऐसी 4 बजे वहाँ से लगे हम ऑक्सीजन, और चले बढ़िया स्पीड से। अच्छा, कैंप 3 पे 3 से ऑक्सीजन, 3 से सीधा समिट जाना था, मैं कोई 4 नहीं था, सीधा समिट जाके वापसी आना था उसी टेंट पे, बड़ा रिस्क हो गया, कैंप 4 था नहीं, शाम में 4 बजे चले, क्योंकि कैंप 4 वहाँ कैंप 3 के बाद ऐसा माउंटेन है जो हाँ, वो टेंट लगाने वाला जगह ही नहीं होगा, आदमी 2 मिनट बैठ ही नहीं सकता, किसी भी जगह प्लेन ही नहीं है, किसी भी जगह नहीं बैठ सकता, कैंप 3 से ऊपर चला मैं शाम ने 4 बजे चला, तो दिमाग होने था लंबा है पूरा, तो वह जो पानी बोतल एक ही बोतल था काम चलाना, ठाड़ना तो मैं दूसरी ठास को उठा को नहीं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर था बैग के अंदर, इतना सामान ही कौन उठा, बैग इतना भारी हो गया, वो थोड़ा सा नू करा दो, और वो पाइप लाग रही गैस से उसने करे, तो 4 बजे चल रहा, 10 बज गए, चलता दिमाग में विजन ये था कि 15-20 घंटे कंटिन्यू चलना है, एनर्जी लेके चले, बस लंबा। 10 बजे मैं रुका शेरपान में 1 मिनट रुका, मैं पानी पिया दिया, उसने 1 घंटे में पानी पिया, मेरे तो दिया बोतल कई घंटे चलानी है, पानी पिया, 1 घंटे कोल्ड ड्रिंक की पी, अपना पैक किया, चल पड़ा फिर थोड़ा, फिर 12 बजे पहुँचा, 12 बजे मैं बोला पानी पिया, 12-1 बज गए थे टाइम, चलते रहे यार, थक तो जाता आदमी, 4 बजे चला, 4 लगातार चलने पे तो कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 बजे रुका, तो मैं पानी पिया दिया, पानी खोला मिल्टन की पानी की बोतल जहाँ बर्फ़ जम रही थी, इतनी ठंड थी, सुननी हो रही थी, मतलब जम बर्फ़ जम रही, और बर्फ़ जम रही मेरा दिक्कत हो गई, और मैं शेरपन को यार बर्फ़ जम गई तो आफत होगी, और गला सूखा आ क्योंकि ऑक्सीजन लेने लग रहा है, वो जीप तो मैंने बर्फ़ ने चाटी, वो बर्फ़ ने हाथ मारू, वो खुला जो जम गई बर्फ़ उसके अंदर, ए भगवान भाई फंस गया वहाँ, ठंड रात का टाइम, ना तो नीचे जाने जोगा ना ऊपर जाने जोगा, मैं यार ये तो भाई मैं सोच रहा फील कर रहा करूँ तो करूँ के, तो मेरा शेरपा बोले चल भाई नहीं इतना है, क्योंकि वो
मोटिवेशन। तो आप दूसरे माउंटेनियर से नहीं ले सकते पानी? कोई नहीं देता, सबके पास एक एक बोतल होती है, किसी के पास कोई देता भी नहीं है उसको अपनी ज़िंदगी पे। माउंटेन में कोई हेल्प नहीं कर सकता किसी की। आपका रियल ब्रदर हो, पानी दे देगा उसको, वो कैसे सबमिट करेगा? वो कैसे करेगा? ये चीज़ें फिर मांगूंगा। और अगर आपका जमा होगा तो बाकी सबका भी जम गया होगा। बाकी सबका तो सब कुछ सब जम रहा है, सब चीज़ें हाल मतलब इतनी वो हो चुकी थी। ठीक है, बाकी सबका तो मेरे को नहीं पता किसी ने क्या किस तरीके से वो किया। तो मैंने अपना जो पानी की बोतल पीछे वाले ऊपर की उसमें डाला हुआ था, पीछे जो सबसे ऊपर वो होती है पॉकेट होती है, ताकि वो बाहर से दिखते तो ईजी होता था ना, बार बार बैग ना खोलना पड़े। मैंने बाहर वाले में डाल रखा था तो टक दिन निकल जाती है, निकल वो जम गई जमा। मैं देखा था कि फिर कोल्ड ड्रिंक थी, वो कोल्ड ड्रिंक काटी वो भी जम गई। तो कोल्ड ड्रिंक ना मैं फोड़ी, वह प्लास्टिक थी, ईजी थी, हाफ थी, तो फोड़ फाड़ गया मुँह में, तो बर्फ़ सी ली, बर्फ़ में थोड़ी देर रख के और वो पानी सामने आ गया। और वो है तो सिर पानी 5 मिनट रुके, चल पड़े। चलते चलते यार 1-2 बजे एकदम शरीर ना थक गया, टायर्ड एकदम हो जाता है, इतना लंबा चलता है ना। तो 2 मिनट रेस्ट करें, खड़ा हो गए। अच्छा, वहाँ पे खड़े होके रेस्ट करते? खड़े होके रेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बैठने का तो जगह नहीं यार, बैठे वो बैग ने एक दूसरी आफत या वो बैग ने कौन उतार सका, बैग ने उतारे कुकर, बैग के अंदर वो बोतल और बोतल पाइप, छोटा कुकर है, वो पाइप लगी, वो पाइप टूट जाए तो आदमी आधी घंटा, अगर आपने ऑक्सीजन ले ली ना तो आधी घंटे के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली, डेथ आदमी, चक्कर आना चाहिए 1-2 मिनट बाद में। तो वह नू खड़ा खड़ा नू रेस्टिंग, और वो थोड़ा शेरपा ने कॉन्फिडेंस दिया, वो कोल्ड ड्रिंक पी, चल फिर समिट के लिए फिर चल पड़े। मैं 2 बजे से चलता रहा। 4 बजे मेरी जो साथ थी एक, ठीक है, उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, और ऑक्सीजन ख़त्म होने उनको रिटर्न होना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, शेरपा बोला भी रिटर्न होना पड़ेगा, आपके पास इतना ऑक्सीजन है कि आप सबमिट कर सकते हो, इतना नहीं है कि वापसी नीचे आ सकते हो, और नीचे नहीं आ पाए डेथ हो भी, मैं कुछ नहीं पड़ा। तो उनको हमने हिम्मत करके फिर मेरा शेरपा मेरे को बोला फटाफट ऊपर हो ले, तेरा अगर तू भी नहीं रुक गया सबमिट नहीं होगा तेरा। वो एकदम डर बैठा गया, मब खींचो वहाँ से स्पीड में फिर चीज़ डर, क्योंकि सबमिट करना जरूरी इतना, मतलब मैंने तो इतनी उम्मीदें ले गए हम, और फिर भाग गया फटाफट। 2 बज गए, 4 बज गए, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक हमने नू दिखा वो सबमिट है। चलते रहे बहुत, फिर दिमाग में डर खत्म होगा, और प्यास लग रही खुशती, अब करूँ के पानी जम रहा, सुबह खुले हुआ फिर बरा, तो जो मुंह में ना थूक होता लार, उस लार को फिर वो गिट रहा, मैं बार बार गिटने, जो रियलिटी है मैं उसको गिट रहा, क्योंकि गला गिला करना जरूर, ऑक्सीजन लेने लग रहा है, हर गला सूखता ऑक्सीजन, तो उसको मैं बार बार गिटने लग रहा ताकि गला गिला रहे। ठीक है, जैसे तैसे करके, बस दिमाग ही एक ऐसी थी। तो वो करके वो सबमिट हो, मेरा सबमिट हो 11 बजे करीबन, मुश्किल से दुख सुख पा गए। और सबमिट क्या हुआ था, इतना टफ था, थक चुका था 100%, शरीर में जान नहीं थी जमा भी। ठीक है, सबमिट हुआ, बस जब सबमिट दिखता है ना तो दिमाग हर जो थकान है वो दूर हो जाती है एक टाइप से। सबमिट आ गया, वो सबमिट, वहाँ तक तो आदमी पूछ जाता है, वहाँ तक तो मैं पूछ के मेरे सिर पर देश का जब तिरंगा फिर आया तो एक खुशी है ना, उसका कोई अनुमान ही नहीं भी, अपने पूर्ण सबमिट कर लिया। तो वहाँ तक पहुँच गया, सबमिट बढ़िया होया, सबमिट हो गया, रिटर्न चलने पड़े, जान को एक कदम ही को रखे जान लग रहे नीचे, थक लिया, क्योंकि वहाँ सबमिट हो 2 मिनट बैठ गया, एकदम बॉडी एकदम ठंडी पड़ेगी और कदम नहीं निकलना रहे। माउंटेन का होता है कि अगर आपने सबमिट किया ना किसी माउंटेन, 30% आप में जान होनी चाहिए, वापसी आ पाओ। अगर 30% एनर्जी नहीं है ना, आदमी जिंदा वापसी आ ही नहीं पाता, एनर्जी नहीं लगेगी उसकी, एनर्जी नहीं लगी। दूसरा, खाने पीने की चीज़ें होगी, इतना आदमी है ना, हर आदमी को पता है माउंटेन में सबमिट जाएगा सारा खत्म कर देगा, अरे नीचे आना चाहिए, उसमें भी बचना चाहिए, नया बचा वो खाओगेगा। और सबसे ज़्यादा रिस्क इंजरी जो होते हैं, आदमी मरता कहाँ है, नीचे आते टाइम मरता है, ऊपर चढ़ते हुए कोई आदमी नहीं देखे बड़े जल्दीबाजी में, क्योंकि उसमें एकदम डाउन होता है। चलो जल्दीबाजी होगा या इधर उधर गलती से पैर इधर उधर होगा, सेफ्टी नहीं लगाई, टक नहीं जाएगा। माउंटेन में सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपको, एक कदम गलत कदम आपकी जान खत्म, ये रिस्क है माउंटेन के अंदर, ये सही बात। एक गलत कदम आप जान जाएगी सीधे, बड़े माउंटेन कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता माउंटेन में। ठीक है, बोला जिंदगी रोज मिलती है, ये गलत बात है, मौत ही एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर बार मिलती है, मौत आपको एक बार, मौत बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मौत का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ फिर सबमिट हो, नीचे चले कौन जाना रहा, मेरे सर पे कहा चल चल फटाफट चल। ठीक है, और चलो को कर सिर में जान को नहीं, मैं बैठ गया थोड़ी देर, एकदम हिम्मत कौन रही, कौन हिम्मत अंदर से ला रहा, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ है कौन, बोतल देखो दिन हो रहा तो भी वो बोतल पिघलने को ला रही, टेम्परेचर माइनस में था, अच्छी धूप निकल गई, टेम्परेचर उसको जो कैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर भी थक लिया, बैठ गए, उठे कौन गया, शरीर एकदम हो गई, हिम्मत है। फिर मैं भाई कुछ नहीं, वो बर्फ़ थी, वो बर्फ़ ने उठाई मैंने, और बर्फ़ उठा के मुँह में ली, पानी बनाया, और क्योंकि बर्फ़ है ना, इन्फेक्शन हो जाता है बर्फ़ खाने से, और वो उसमें लेकिन मैं से जान जाओ ऐसा चाहिए, बर्फ़ खा ली, इन्फेक्शन तो नीचे जाके ठीक हो जाएगा, नीचे तो पहुँचे, वहाँ आदमी जो कर सकता है वो करो, बस जान बचानी आपको। और वो बर्फ़ उठाऊँ, दूसरी वो मारूँ आँखा पर, एकदम नींद आने लग रही, बैठे एकदम थकान की वजह से नींद करी, पूरी रात सोई को नहीं चलते, एकदम बैठो नींद आ गया, मतलब
डेथ ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन चलना रही, ऑक्सीजन खत्म हुई तो दिक्कत, नीचे पहुँच ही नहीं पाऊंगा, मारी मार बड़ा आँखा पर और नू मारो ताकि नींद ना हो, पानी वो, और फिर चल थोड़ा थोड़ा चला, घंटा एक चला, फिर एकदम बैठू के मारूँ मैं जूते को क्रैम्पोन कील मारूँ एकदम कर गए और उसको ऊपर ही मारो, और वो बैग ना कौन छोड़, उसको वापस बैग निकला को नहीं, वो पाइप लग रही, वो पाइप कौन छोड़ो, बैग गई तो बाहर हो जाना आदमी, कदे उड़ते दिखने लगे, कदे उड़ते दिखने लगे, वो कराया 2 मिनट, तो हिम्मत करके मुश्किल था, उस शाम 8 बजे मैं कैंप 3 में आगे बढ़ा। कैंप 3 सेफ पॉइंट हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन आपको जरूरत नहीं पड़ती, भी ऑक्सीजन भी हटेगी तो आपके पास नेचुरली हुआ है कि आप आदमी दिक्कत नहीं होती, वहाँ तक आप इससे माना है, वहाँ तक पूछना है। वो सबमिट करके 7 तारीख 8 तारीख का वो भी वेदर ख़राब हो गया, और 7 को जब कैंप 2 आया नीचे वेदर वो ख़राब था, तो अन्नपूर्णा बड़ा डिफ़िकल्ट था इसके, फिर अपना मतलब निकले वहाँ से, बड़ा चैलेंजिंग था अन्नपूर्णा, खाना पीना था को नहीं, फ्रेश आदमी हो नहीं पाता प्रॉपर, क्योंकि खाना मिलता नहीं, और ऊपर जाके ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप अभी सोच रहे हो, फील कर रहे हो, ऊपर जब जाओगे ना रियल टाइम चीज़ें बड़ी चेंज होती है। आप यहाँ से प्लानिंग कर जाओ, मैं फोटो बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, हाथ नहीं निकलते, इतनी ठंड होती है, वीडियो आदमी बना ही नहीं पाता, ठंड इतनी होती है। समझ सकते हैं हम तो ट्रैक वाला, मतलब पहाड़ तो जब आप ट्रैक करते हो आपको पता है, जब आप टायर्ड होने का फोटो खींच लेने का यार हिम्मत को नहीं, तो ये ट्रैकिंग तक ये चीज़ें पॉसिबल होती है, जब बड़े माउंटेन में जाओ ना ये चीज़ें इतना मतलब नहीं हो पाती, डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी तो आपने शायद 5 अंडर प्रिविलेज लड़कियों को भी, तो मैंने अभी 5 लड़कियों को एवरेस्ट बेस कैंप कराया था सबसे पहले मैंने 2024 के अंदर। अच्छा। ऐसी M3M कंपनी है, M3M फाउंडेशन है गुड़गांव से, और M3M फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट सर थे डॉक्टर ऐश्वर्या महाजन सर ने बोला कि आप कुछ माउंटेनिंग में ऐसे कीजिए जो ऐसी लड़कियाँ, जो हरियाणा की ऐसी लड़कियाँ जिनका सपना माउंटेन पे जाने का, और उनका सपना फाइनेंशियली मतलब पैसे की वजह से वो नहीं जा पा रही, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही, सर ने मेरे को चैलेंज दिया, तो मैंने ऐसी 5 लड़कियाँ ऐसी ढूंढी जिनका सपना मतलब माउंटेन पे जाना था, और पैसे की वजह से वो नहीं जा पा रही थी, अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो आपने मतलब खोजा कैसे ये? वो मैंने अपने ना उस पर इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे जहाँ मेरे माउंटेनिंग जो थे वहाँ मैंने पोस्ट किया, अभी ऐसी मेरे को लड़कियाँ चाहिए जो जिनका सपना माउंटेन, जो हमेशा माउंटेन में जाना चाहती है और वो नहीं जा पा रही, तो ऐसी लड़कियों को M3M फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है। सर ने मेरे को बताया, और वो सर का मतलब सर का भी एक सपना था, तो वो चीज़ मैंने उनका मतलब देखा, तो ऐसी 5 लड़कियाँ मैंने सबसे पहले मैंने सेलेक्ट की, और उन 5 लड़कियों को हम एवरेस्ट बेस कैंप लेके गए। और वो इतनी गरीब घर से थी वो लड़कियाँ, वो इतने गरीब घर से, मतलब उनके माँ बाप भी इतने खुश हुए, इतने एक के मम्मी पापा भी रोने लगे, भी मान कभी छोरी है, कदे माउंटेन नहीं देखे, और आज वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप पर हमारी लड़की जाके आ रही है, तो वो बड़ी जो खुशी है ना उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उसको आप तोल नहीं सकते। वो हमें भी इतनी खुशी हुई कि आज चलो हमने एक ऐसा काम तो किया अपनी फील्ड में, ऐसी लड़कियों को तो भेजा जो मतलब जरूरी, अभी भी उन लड़कियों को हम बहुत आगे प्रमोट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अभी इसी साल M3M फाउंडेशन की तरफ से 11 ऐसी लड़कियों को जो बिल्कुल गरीब घर के लिए हमने सेलेक्ट किया, उनको बेसिक माउंटेन कोर्स कराया अभी अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली के अंदर, जहाँ से आपने किया था, जहाँ से मैंने किया। और वो लड़कियाँ इतनी खुश है, उनकी फैमिली को नहीं पता माउंटेनिंग क्या होता है, उन लड़कियों को नहीं पता, बाहर गई है लड़कियाँ, अब वो बाहर जाने से उनको इतनी चीज़ें सीखी उनके कोर्स, मैंने बताया ना माउंट कोर्स एक पहाड़ चढ़ना नहीं सिखाता, वो आपको अपने अंदर के जीवन की नई चीज़ें सिखाता है, डिटर्मिनेशन, आपको एक कम्युनिकेशन लाओ, नए लोगों से मिलते हो आप, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, काफ़ी चीज़ें आपके अंदर विकसित होती है, जीवन नया जीवन आ जाता है। तो वो चीज़ें उन लड़कियों ने सीखी। अब उनका लड़कियों से मिले थे हम जाने से पहले, और आज जाने के बाद अगर उनसे हम बात करते तो उनके अंदर की जो आप आश्चर्य रह जाएंगे कितना डेवलपमेंट आया उनके अंदर, और वो आगे भी इतनी लड़कियों जागरूक करेगी। तो अभी हमारा दूसरा बैच है 1 सितंबर से 26 सितंबर, जिसके अंदर 11 लड़कियाँ जो हरियाणा, दिल्ली और यूपी से, ताकि हम इसको बढ़ा रहे हैं। अभी तीनों स्टेट से ऐसी लड़कियां जो जिनकी फैमिली इनकम ज़्यादा ना हो, जो गरीब परिवार से होती है और जिनका सपना माउंटेन पे जाने का, उन सपनों को M3M फाउंडेशन डॉक्टर ऐश्वर्या महाजन सर की तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को फिर कोर्स कराएं। और हमारा सपना है कि फिर पूरे देश में से ऐसी 11 लड़कियों को हम सेलेक्ट करके माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कराना है। 2027 तक हमारा ये विजन है, ताकि देश के अंदर एक नई माउंटेनिंग, नई एडवेंचर, नया मतलब लोगों बच्चों को पता लगे ये भी एक फील्ड है। आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया में माउंटेनियरिंग अभी बढ़ रहा है, उसका क्रेज? इंडिया में माउंटेनिंग बढ़ रहा है। देखो इंडिया में माउंटेनिंग बहुत बढ़ रहा है, और हम भी अपने लेवल पर बहुत प्रमोट कर रहे हैं, युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा, पहले लोगों को पता नहीं, मेरे को नहीं पता था, मैं एक गरीब, बड़े शहरों में तो पता है, साउथ में ज़्यादा फेमस, पुणे, मुंबई, उधर तो पता है, लोग पुराने टाइम से कर, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं है। अब हम निकले हैं तो हम नए बच्चों को ला रहे हैं, नए बच्चे आके नए बच्चों को ला रहे हैं,
तभी चीज़ को बड़ा जागरूक है, क्योंकि बाहर जाता है बच्चा, बाहर जाएगा जब भी तो उसको पता लगेगा कि लाइफ क्या है। वरना वो इसी जीवनचर्या में, और लड़की है, लड़कियाँ गांव की होगी चाहिए हरियाणा की होगी, लड़कियाँ क्या उसको पढ़ा लिखा देते हैं, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो जीवन को उसको पता ही नहीं होता, वो वहाँ तक सीमित रहता है। कम से कम एक बार जाए तो उसको ये पता लगता है मैं इसमें कैरियर बना सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेन फोकस ये है कि हम एडवेंचर को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे गरीब मतलब बेस लेवल पर हमें जाना पड़ेगा, उन बच्चों को निकालना पड़ेगा, वो बच्चे आगे अपने एरिया में ये चीज़ें बताएंगे और देश को मतलब हम एडवेंचर की फील्ड में बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ऐसे उसेन बोल्ट के साथ भी तो हुआ था, वो शायद से मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी कि जब कि जमैका में जब खोज वाले आए थे तो वो शायद से खेत में काम कर रहे थे। जी जी। और फिर उसके बाद मतलब वो लोग आए, देखे, एंड देन शायद उन्होंने ट्रायल लिया, एंड देन आज उसेन बोल्ट है। तो ये आप इंडिया की बात कर लो, खिलाड़ी जितने अमीर बड़े खिलाड़ी ओलंपिक है कहाँ से निकले वो, बिल्कुल गरीब। हरियाणा तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा है, कोई भी खिलाड़ी देख लो आप, मैं पूरा हरियाणा के पूरे इंडिया की बात करो, आप नीरज चोपड़ा मान लो हरियाणा से, ठीक है, कहाँ से धरती से उठा, योगेश्वर दत्त हो गया, बजरंग पूनिया हो गया, विनेश फोगाट हो गई, बबीता फोगाट हो गई, किन के घर पैसा था? एक भी नहीं था किसी के घर, सारे गरीब से उठे यार, सारे ओलंपिक करके आए हैं। माउंटेनिंग वही चीज़ है जो जिसमें टैलेंट होता है ना, वो धरती, क्योंकि वो खाना पीना उसकी डाइट इतनी नेचुरल, वो वर्क हार्ड करता है, बचपन से उसको हार्ड वर्क सिखाया जाता है, उस माहौल उस परिवेश में रहता है, खेत में जाना, काम करना, और उसके अंदर फिजिकली जो टैलेंट होता है वो बढ़िया दूध दही जो गाँव का खाता है वो चीज़ उसको अंदर आदत हो जाती है। अब माउंटेनिंग है, पैसा अमीरों के पास, माउंटेनिंग सबसे बड़ा चैलेंज पैसा होता है, क्योंकि बड़े माउंटेन चढ़ते इतना पैसा लगता है। अमीर आदमी उसके पास पैसा तो होता है लेकिन उसके पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो तालमेल वही गोला रहता है, कुछ ना एक तो कम पड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ, जिसके बाद वो चीज़ वो नहीं होगा, वो चीज़। तो हम जिस एडवेंचर इस चीज़ को बढ़ाए, ग्राउंड लेवल तक लेके जा रहे हैं, तो बच्चे ट्रैकिंग करें, तो हर माउंटेन ये नहीं होता कि एवरेस्ट करा तो वही माउंटेन है, माउंटेनिंग वो परिभाषा नहीं होती, आप एडवेंचर करिए, लेकिन उससे वो सीखता क्या, उस समाज को कितना आगे बढ़ा सकता है, हर चीज़ में समाज आगे बढ़ता है, एजुकेटेड है, उसको एजुकेशन का पता लगता है, हर फिजिकली काफ़ी फिट रख सकता है देश को, बहुत चीज़ें वो सीखता है अकेला। अभी तो शायद आप फिट इंडिया एम्बेसडर बने हो, उसकी जर्नी कैसी रही है आपकी? देखिए अभी मैं इतना बच्चों को आगे प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो देश फिट रहेगा, हम फिट रहेंगे तो भी देश आगे बढ़ेगा। और फिटनेस की इतना प्रमोट कर रहे हैं फिटनेस को, तो अभी मेरे को जो संडे और साइकिल प्रोग्राम होता है फिट इंडिया द्वारा, ये नरेंद्र मोदी जी की स्कीम थी, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके अंदर हम देश को फिटनेस की और एक ले जाने का काम करते हैं। तो अभी मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसका, तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि हम इसको फिटनेस मतलब हर बच्चे को, हर समाज सोसाइटी को फिट रखें। फिट रखेंगे, अब मैं फिट हूँ जब भी तो मैं माउंटेन क्लाइंब कर पा रहा हूँ, फिट रहूँगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। आप लोग फिट रहेंगे तो आप भी देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा पाओगे ना, ठीक है। आप साइकिल चलाइए और चलाइए, संडे और साइकिल जैसे होता है, इवेंट होता है, हर संडे होता है, आप साइकिल चला, एक फिटनेस से आप कई चीज़ें का फ़ायदा कर सकते हो। जैसे आप फिट हो, आप ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप साइकिल पे जाइए, फिट रहोगे तो आप साइकिल पे जा पाओ, गाड़ियों के कम इस्तेमाल कर दिए, दिल्ली जैसे शहर है, पॉल्यूशन कम होएगा, जितनी चीज़ें कम करोगे। दिल्ली में तो वैसे पॉल्यूशन फिटनेस, और दिल्ली जैसे कहाँ एरिया होता है, जितना हम फिटनेस को प्रमोट करेंगे, फिट रहेंगे, तो समाज सोसाइटी अपनी कितनी फिट रहेगी, नए बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपने को देखेंगे, उनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो अपने को फिटनेस की बहुत ज़रूरत है, बीमारी है इतनी लग रही है आजकल, बच्चे किसी को कुछ हो गया, तो हम फिटनेस को बढ़ाना मेन उद्देश्य हमारा ये है। आपको क्या लगता है मतलब माउंटेनियरिंग कैसे एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के अंदर बदलाव लेके आ सकता है? बिल्कुल ला सकता है, व्यक्ति के अंदर एक बदलाव है ना, बहुत रूप में ला सकता है उसका जीवन। मैं ये मानता हूँ मेरे अंदर इतने चेंजिंग हो है, ठीक है। पहले मैं क्या था, कभी टाइम पर उठना नहीं, कभी जाना नहीं, मतलब अब माउंटेनिंग तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है सबसे पहला, बिल्कुल आपको, क्योंकि माउंटेनिंग के अंदर डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल आपको डिसिप्लिन, टाइम भी डिसिप्लिन। दूसरा आपको पंक्चुअलिटी, बिल्कुल टाइमिंग का मैटर होता है। माउंटेन में हर 5 मिनट वेदर खराब होता है, आपको अगर कहते हैं 10 बजे आपको क्लाइंब करने निकलते तो 9:55 हमें रेडी होना चाहिए, ठीक है, वो पंक्चुअलिटी हमें सिखाता है। तीसरा हमारा क्या होता है, जो अपने आप को हम पहचानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, अपने आप को हम खोदते हैं माउंटेन में जाके, हमें अंदर का पता लगता है, हमारे अंदर का, वो सबसे बड़ा है। आप यहाँ रह गए, आप अपने अंदर का नहीं पता मेरे अंदर क्या चीज़ है, वहाँ जाके आप सारी चीज़ें सीखते हो जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हो, कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। ये चीज़ें आप माउंटेन आपको सिखाएगा, क्योंकि माउंटेन के अंदर आपको दूसरे को नहीं रहना, माउंटेन में आपको अपने आप से लड़ना होता है। आपका चैलेंज होता है कि मेरे को सबमिट करना है। और स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स में दूसरों को आप जीतते हो, माउंटेन में आपको आपकी लड़ाई अपने आप से होती है।
और वहाँ आप ये चीज़ें सीखते हो। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें सीखते हो आप माउंटेन के अंदर, वो चीज़ें आपकी डेली जो रूटीन होता है ना उसमें यूज़ होती है माउंटेनिंग की चीज़ें। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो बच्चे नहीं गए, मैं भी उनसे ये कहता हूँ एक बार ट्रैकिंग पे जुड़ जाओ। ट्रैकिंग आपको 10 चीज़ें नहीं सिखाएगी, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों को विचार पता लगेंगे, नए लोगों की आप संस्कृति सीखोगे, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे लोग हैं। अब आप ट्रैकिंग में जाते हो, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं। अब हर लोगों से मिलते हो, आपको कल्चर पता लगता है, ये लोग कैसे करते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हो, लोगों से कम्युनिकेशन सीखते हो आप। तो काफ़ी चीज़ें डेवलप होती है, काफ़ी चीज़ें सीखता है, और वो चीज़ें आपके लाइफ में बड़ी काम आती हैं। आप जैसे कहते हैं ना, घर से बाहर निकलोगे तभी आदमी ठोकर खा के वो सीखता है, मेढक बन के नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बाहर जाने से एक अनुभव भी आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। आपने इतने सारे माउंटेन पीक्स को क्लाइम किया है, ठीक है, आप अभी फॉरेन में भी करके आए, किलिमंजारो, एल्ब्रस, फिर इंडिया, नेपाल। सबसे मतलब कोई ऐसा समिट का दिन या कुछ ऐसा जो मतलब अभी तक आपके जहन में एज इट इज़ है कि सब इस दिन तो लगा कि अब गए हम? देखिए, ये था मेरा 2023 के अंदर, मैंने एवरेस्ट के अंदर मैं पार्टिसिपेट किया था। एवरेस्ट के लिए सब मैं क्लाइंबिंग के लिए गया था, ठीक है। आज भी हर एक दिन याद है मेरे को एवरेस्ट का, जब मैं बेस कैंप पहुंचा था। उसके बाद हमारा रूट ओपनिंग हुई थी हमारी 11 या 12 मई को। तो फर्स्ट वेदर विंडो मिली थी हमें 10 से 16 की, ठीक है। वेदर फोरकास्ट हमने चेक किया, चाहे वेदर फोरकास्ट हमने नेपाल की लोकल सेटेलाइट से, यूएस से भी सेट किया। प्रेडिक्शन बिल्कुल भी 6 दिन की विंड वेदर में मैंने 2 चीज़ देखते, एक तो विंड स्पीड 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक की हवा हम झेल सकते हैं और वो सेफ होता है। उसके बाद की जो अगर विंड स्पीड किलोमीटर, क्योंकि वहाँ ना तो पेड़ होते ना पौधे, तो हवा ऐसी स्पीड से आएगी आदमी को डाले जाती है। अच्छा। और आवाज़ चलती है, बर्फ़ भी आएगी आंखों में पड़े, और वो इतनी तेज़ होती है। यहाँ जब आंधी आती है कितनी तेज़ होती है, गाड़ी आप घर में वो नहीं रहती, तो माउंटेन पे जब हवा आएगी तो आदमी को उड़ा ले जाएगी, सारी चीज़ें उड़ा ले जाएगी। तो वो चैलेंज हो। दूसरा स्नोफॉल या जब वेदर कैसा है, तो 6 दिन का वेदर में ठीक है। तो हम समिट के लिए निकले थे, ये बात है 2023 की। समिट के लिए निकले पूरी टीम, लगभग 300-350 क्लाइंबर एक साथ निकल के थे। आपने न्यूज़ मीडिया में देखा अखबार में, बोला एवरेस्ट पे वो लग गया था, ट्रैफिक लग गया था पूरा। वो उसी टाइम की बात है जब वीडियोस अक्सर आती हैं, जो थी मैं उसी में था। अच्छा। और लग कैसे गया, एक साथ पूरी टीम निकली। रूट ओपन, वहाँ वेदर वीडियो मिलती है, रूट ओपन होता है मतलब 10 मई के हर बार, और 30 मई तक हमारा टारगेट होता है। तो हर आदमी चाहता है, इतना टाइम वेट किया होता है, वो चाहता है कि रूट ऑफ एकदम ओपन हो, तो हर आदमी चाहता है मैं पहले जाके करूं, क्योंकि इतना बड़ा माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने आ रहा है। तो कोई भी नहीं कहेगा आप 10 दिन बाद चले जाना, रिस्क कोई नहीं लेगा। सारे चाहते हैं भी क्या पता बाद में वेदर खराब हो जाए, माउंटेन को कोई पता नहीं, वेदर चांस दे रहा है तो आपको सबमिट करो। तो उस टाइम हम सारे निकले, ट्रैफिक जाम हो गया। कैंप 1 तक गया, कैंप 2 तक गया, ठीक था। कैंप 2 से कैंप 3 का रास्ता 7-7.5 घंटे का, कैंप 2 से कैंप 3 मिला कि 12-13 घंटे। सारा ट्रैफिक जाम हो गया, ना तो उसको क्रॉस कर पा रहे। अभी यहाँ बारिश आ जाती है, गाड़ी लाइन में लग गया, आप क्या कर लोगे, तेल बलता रहेगा। तो वो चीज़ है ना, कैंप 2 से कैंप 3 जब आप खड़े हो, बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है आपकी, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है, बॉडी एक तो एग्जॉस्ट हो रही है, और खड़े खड़े टायर्ड फील हो रहे हो। सबसे बड़ा मैटर होता है ना, आप थक रहे हो, उसमें 12-13 घंटे। कैंप 3 तक पहुँच के दुख सुख आगे, रात को सुबह 7 बजे फिर चलना, 7 बजे कैंप 4 तक पहुँचना था। तो कैंप 3 तक रात को इतने टायर्ड, इतने थक चुके थे हम, मतलब जो ना थकना था ना वो थक चुके, रुके। फिर कैंप 3 से जो हम चले ना कैंप 4 के लिए, सुबह निकले हम 7 बजे, बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स टाइम, पूरा ट्रैफिक जाम, कैंप 4 तक ऐसे लैंड लग रही, वाह। रास्ता एक कदम वो आगे रख रहा, तो एक कदम में। कैंप 3 से कैंप 4 हम रात को 8 बजे पहुँचे। जो चलते 3-4 घंटे, दिन में हो गए ना 12-2 बजे, वेदर इतना खराब, इतनी तेज़ हवा चलने लग रही, जमा खतरनाक हवा, हाथ इतने सुनने हो गए, नू करूँ रास्ता में, रोप है ना, रस्सी सेफ्टी तो लगा ली, लेकिन हाथ इतने सुनने हो गए थे, नू जमा समिट ग्लव्स में भी खड़ा नहीं रह पागा, ना बैठने की चंगा, वो वैसे होना चाहिए। इतनी जान, वो जीवन का मतलब मेरा सबसे टफेस्ट टाइम था। ना तो मैं उल्टा आना चाह रहा, वहाँ फंस गया, ना सोचो नीचे जाऊँ ऊपर जाऊँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा। शेरपा आ गया, मैं कहाँ, चीज़ें बदल गई, चीज़ें एकदम, सारी चीज़ें एकदम बदल गई। इतनी तेज़ हवा, इतना सारे फंस रहे माउंटेन, किसी का पैर सुनने, किसी का हाथ सुनने, मतलब बहुत भयानक हो रहा है। कैंप 4 तक पहुँचता तो रात 8 बजे कैंप 4 पर इतना टायर्ड हो चुका था, थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो गई वो बॉडी, सुननी पड़ी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं रहा, कुछ खाना नहीं वो। और कैंप 4 में जाके पड़े, और लगातार 2 से 3 दिन वेदर जुम्मा खराब रहा, तेज हवा, नू आवे नू जावे, ना तो ऊपर जा सका ना नीचे जा सका, और ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से इमीडिएट रिटर्न होना पड़ा, क्योंकि माउंटेन समिट जरूरी है, लेकिन अगर शरीर और वेदर साथ नहीं दे रहा तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। जान रहेगा तो फिर उस साल 250 या 300 लोगों की उंगलियां कटी थी
किसी के हाथ की, किसी पैर की फोस्ट वाइट हुआ था सबको। सबसे ज़्यादा आप देखोगे ना 23 के अंदर वो आगे से इतनी तेज हवा, सारा वेदर है, नीचे तो ठीक दिखाया, ऊपर जाके चेंज हो गया एकदम वेदर, एकदम तेज हवा चलो जमा, हवा की स्पीड थी 50 से 60 किलोमीटर पर घंटा, ऐसी वाह क्या बर्फ़ लेके आ रही साथ जा रही, सब के किसी का हाथ पैर खराब, किसी का पैर खराब, सब के मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है ना 23 के अंदर हुई थी। सिस्टम सारा खराब हो गया क्योंकि वेदर एकदम रिपोर्ट सब गलत आ गई, क्या करें सब फंस गए। वो समझ नहीं पाए होंगे, कोई समझ नहीं पाया, सारा एकदम सिस्टम खराब हो गया। तो वो जो पल था ना वो बहुत टफ पल था मेरे लिए, वो चीज़ों को मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अच्छा आपने इस दौर मतलब आपने बहुत सारे एक्सपीडिशन पे किए हैं, कभी आपके साथ में या कभी ऐसे मतलब डेथ देखा आपने? हाँ डेथ मैंने देखी, मैं लोसे गया था, लोसे जब मैं 50 मिनट मेरा समिट किया था 2022 में लोसे गया। ये विश्व का सबसे 4th हाईएस्ट माउंटेन है, एवरेस्ट के बिल्कुल पास ही है, कैंफोर सेम है। वहाँ एक बंदा रेस्ट किया होता, मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, और रेस्ट करते करते सो गया, डेथ हो गई इसकी सोते सोते। सोते 50 मीटर मेरा सबमिटर है, उसको देख के मैं घबरा गया एकदम, कालजा हल गया, इतनी ऊंचाई पर था कि मैं बोला भाई सबमिट करो फटाफट निकल, जब आदमी मरता है ना दूसरे को देख रहा है। तो उसने ऑक्सीजन नहीं लगा रखी थी? सब लगा रखे होते, शरीर है ना वहाँ 8000 मीटर से ऊपर डेड जोन इसलिए कहा जाता है, वहाँ रिस्की है, सोना भी रिस्की है, बैठना भी रिस्की है, एवरीथिंग रिस्की। क्या पता दिमाग शरीर काम करना बंद कर दे आपका। इस साल अभी 3 टीमें गई थी एवरेस्ट के लिए, NIM JIM और थे, वहाँ एक प्रिंसिपल सर थे, शायद NIM के थे, कौन से इंस्टीट्यूट के थे, वो 8000 मीटर से ऊपर एकदम उनका पैरालाइज हो गया, बॉडी आधी पैरालाइज हो गया, एकदम शरीर ब्लड कोथिंग नहीं हुई, ब्लड मूवमेंट नहीं हुआ, एकदम लकवा मार गया शरीर ने, आधा शरीर अभी उनका काम ही नहीं कर रहा। और अभी तक अभी वैसे ही है? वहीं लाए इंडिया के हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। तो वो 8000 मीटर कुछ भी हो सकता है, वहाँ रिस्क के लिए रिस्क किया जाता है, खून का भाव प्रॉपर नहीं हो पाता, आपका सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जबकि अगर उतना ऊपर तक इंसान गया है तो फिट इंसान रहा होगा, फिट रहा, और रिस्क ही है आपको, अगर कुछ हो गया तो वहाँ तक आपको वो नहीं आ सकती ना, सेफ्टी बचाओ तो राहत नहीं हो सकती, आपको कुछ भी नहीं, ना हेलीकॉप्टर आ सकता है ना कुछ हो सकता है। अगर वहाँ जाके आपका पैर भी कट गया ना 8000 पर, तो इतनी जान आप में होनी चाहिए कि ठागे में नीचे ला सकूँ, तो आप अच्छे माउंटेनर हो, अदरवाइज तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उसके बाद कोई रिस्क नहीं होता। अब आप और मैं क्लाइंब कर रहे हैं, हम पहुँच गए 8000 पर, 7000 पहुँच गए, आपसे नहीं चला जा रहा, मैं आपका क्या कर सकता हूँ, आदमी तक खुद चला नहीं जाएगा, दूसरे को मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ, चलना आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, मैं आपको ठागे में नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं रखवा सकता। आदमी दूसरे को शेरपा क्या करते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, चलना आपको अपने कदमों से ही पड़ेगा, ये सत्य है, दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। तो मतलब अपने आप को इतना हार्ड करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कोई भी माउंटेन चढ़ो इतनी जान आप में होनी चाहिए कि मैं समिट पे जाके नीचे आ सकूँ। ठीक है, लोग कहते हैं एवरेस्ट कमर्शियल और या कोई भी माउंटेन जो कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, चलना आपको अपने पैरों से पड़ेगा, दिमाग में फिट कर लेना। चाहे आप इंडिया का ट्रैकिंग कर लो, कोई 5000 मीटर लो, चाहे 6000 मीटर कर लो, तो इतनी जान आप में आना चाहिए, बस वो ईजी भी हो जाए ताकि आप आराम से जा पाओ। तो फिर मतलब फिर तो ये वो हो गया ना कि मतलब फिजिकल आपको कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, साथ में मेंटल भी, तो आपको फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होना चाहिए। थक हर कोई जाता है, मैं भी थक जाता हूँ 7000 पे जाके, लेकिन दिमाग चलाता आदमी को, शरीर नहीं चलाता, शरीर खड़े कर देता है, दिमाग चलाता है। तो दिमाग में मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि समिट जाना वो दिमाग चलाएगा आपको। दिमाग मेंटली कब स्ट्रॉन्ग होता है बंदा, 5000 मीटर 6000 7000, मतलब जितना अनुभव लेता रहेगा ना उतना चीज़ें वो सीखता जाएगा, उतना उसका अनुभव बढ़ता जाएगा, और दिमाग है ना वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कैसे क्लाइंब करना है। तो ये है कि आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो चढ़ जाओ। अभी तो क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल। मैं 22 के अंदर जब मैं लोसे गया, मैं उसको देख रहा था, उसमें काफ़ी ग्लेशियर रहते हैं, खुम्बा इस वाला है, बेस कैंप से कैमन सबसे टफेस्ट पार्ट होता है एवरेस्ट का, सबसे क्योंकि एक बार ऊपर जाना पड़ता है, एक बार नीचे जाना पड़ता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो आदमी की बॉडी टूट जाती है ऊपर नीचे जाने में, तो सबसे टफेस्ट वहाँ। उस टाइम मैं ग्लेशियर हम देखते थे साइड में, आज इतने मेल्टर, आज मैं 25 में अभी जाऊँगा, उसमें 24 में गया था, इतना मतलब हर साल जा रहा हूँ तो हमें डिफरेंस पता लगने लग रहा है। उस साल हमने देखा था, रात देख रहे हैं काफ़ी, वो ग्लोबल वार्मिंग जिससे हो रही है, इसलिए तो कहा जाता है भी ये मतलब पौधे लगाइए आप, सबसे ज़्यादा पौधे से धरती ठंडी रहती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग इतना खतरनाक चीज़ होती है कि हर चीज़ को ख़त्म कर देगी, नेचुरलिटी सब खत्म हो जाएगी। हम तो रियल देख रहे हैं खुद आँखों से, माउंटेन में जाके पता लगता है, रियल ऐसे तो पता नहीं लगता, वो चीज़ों को हम बार बार देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस एवरी ईयर। अच्छा, आपके पूरे माउंटेनिंग जर्नी में सबसे फेवरेट माउंटेन आपका कौन रहा है और क्यों रहा है? ऐसा तो कोई मेरा फेवरेट नहीं है, बट एक होता है ना कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स कोई खेलता है तो ये होता है कि यार ये वाला मैच मैंने नहीं भूला, तो आपका भी कोई एक्सपीडिशन रहा होगा कि ये सबसे बेहतरीन था? देखिए चीज़ें सारी याद रहती है, हर एक बेहतरीन, हर एक में अलग एक्सपीरियंस है,
अन्नपूर्णा में अपना अलग एक्सपीरियंस था, एवरेस्ट में मेरा अलग था, लोसे में मेरा अलग था। और लोसे मैंने फर्स्ट टाइम 8000 किया। जब मैंने समिट तो कर लेने चाह नहीं कहा, मेरा शेरपा मेरे को घीच रहा फटाफट कैंप टू, इतना थक रहा है, टायर्ड हो रहा है, पहली बार 8000 का। मैं उसको गुस्सों में कुछ बोलते जा रहा हूँ, वो बोलता कि पहली बार पता नहीं था इतना, और सीधा समिट से कैंप 2 ले आया। 5-6 घंटे में सीधा कैंप 3 पहुंचा मैं। कैंप समिट से मैं बोला मेरे से नहीं चला जाएगा। और टेंट था, पता नहीं किसका टेंट था, वो था भी किसी और को। मैं एकदम पड़ गया, वो टेंट फट गया और वो उसका मालिक भी नहीं था वहाँ। इतनी श्रीमत जान नहीं थी। वो शेरपा कह रहे तेरे को समिट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मैं बोले ना दे यार, जान जरूरी है, कौन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, दोबारा आ जाएंगे, कौन चाहिए कौन नहीं। तू पानी पिला दे, पानी पिला पड़ गया, वो टेंट फाट गया। बोला वो टेंट आने लग रहा है, पर डबल पीछे लग गए, डरा दिया उसने। वो डरा रहा था कि जल्दी जल्दी 2 लाख लगे, 3 लाख, बस 3 जितने भी उतने देता है, कौन ही पीछे मेरे तरह। मन नींद आ गई वहाँ, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा रात को सोया कौन था, समिट भी निकल रहा था एकदम। जब घंटा 1-1.5 घंटा सोया, फिर एकदम थोड़ा शरीर एकदम वो आया, टायर्ड इतना था। उसमें जाना उतनी हमें थोड़ी नहीं थी उस टाइम चीज़ें। सो गया घंटे 1.5 घंटा, फिर उठा, फिर उसने उठाया, उसने मेरे 2-4 बोला तेरे को चल नीचे नू, अभी के भीतर समय वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कहते कि शेरपा इसी चीज़ कहा जाता है कि आपको मोटिवेशन थोड़ा डरा धमका के भी आदमी को सेफ जोन में लाना होता है, सबसे ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ भी कभी नहीं बोलते हम। वो मुश्किल कैंप 2 लाया, कैंप 2 आगे 2-3 कोल्ड ड्रिंक पी, जो सिर में जाना है, जब रात में सोए, ठीक है। तो ये हर चीज़ अलग, सबका अलग अलग अनुभव होता है। हर माउंटेन का मेरे अलग अनुभव है, किसी में खुशी भी है, किसी में दुख भी है, किसी में मजाक भी करते हैं, तो सबके अलग अलग अनुभव है। तो वो चीज़ हम हर माउंटेन की एक याद रख के चलते। किसी माउंटेन की याद तक हमें यूनम किया मैंने 6000 मीटर 3 बार यूनम का रखा मैंने, उसके भी अपने पल थे। तो वो चीज़ें याद रहती है कि मेमोरी की तरह फिट रहती है। और कोई ऐसा माउंटेन जो आप हर साल क्लाइम करते हो? अभी तो जैसे यूनम मैंने 3 बार कर लिया, फ्रेंडशिप भी कर लिया, मतलब फ्रेंडशिप एक भी, हाँ फ्रेंडशिप भी 2 बार कर लिया। तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, क्योंकि बड़े माउंटेन में तो 1 बार जाया जाता है, बार बार नहीं होते। हर बार मेरे लिए नया चैलेंज है। अभी मैं मनासलू जाऊंगा जैसे सितंबर में, वो नया एक्सपीरियंस होगा, वहाँ जाके मेरे को पता लगेगा। अब हम क्या करते हैं एक दूसरे से, जैसे आपने मनासलू कर रखा है तो हम आपसे पूछते हैं कैसे है, तो आप अनुभव था, वो चीज़ हम दिमाग में रखते हैं। तो हर माउंटेन का एक अलग अनुभव देता है। क्या पता आपके लिए वो ईजी लगा, मेरे लिए वो टफ लगे। तो सबका चैलेंज भी अलग अलग होता है, चीज़ें भी अलग होती है, वेदर कंडीशन भी डिपेंड करती है। तो वो जैसे चीज़ें अब जाएंगे जब भी पता लगेगा। अब मैं अपना अनुभव अन्नपूर्णा का बता सकता हूँ, मेरे को ये लगा, मेरे से पूछे लो उससे का मैं अपना बता सकता हूँ। तो वो भी एक काफ़ी चीज़ें उससे फ़ायदे भी जाते हैं, उससे रास्ता बताते भी, कैंप 2 कैंप 1 से भी जितना करेवा से इतने टाइमिंग, ये चीज़ें हम वो देख लेते हैं। तो अनुभव है ना, सबके अलग अलग होते हैं। अब हर माउंटेन का मतलब वो है। तो आप लोग जब चढ़ते हो तो डर को कैसे वो करते हो? क्योंकि ज़िंदगी का डर तो सबको रहता है। बिल्कुल राइट। मैं आपको बताऊं, जब कोर्स किया उसके बाद माउंटेन चढ़े दे स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था। रीच है ना, रीच पे चलते थे ऊंचाई पर, रीच तो बहुत दूर, ट्रैकिंग पे चलते ना नीचे एकदम खाई देख ले, इतना एकदम डर नीचे पक जाया करते। जब बेसिक कोर्स के अंदर है ना, हाइट गिनिंग ले जाते हैं 21 या 22 तारीख को, उसका नाम है क्या नाम है, जो हाइट गेनिंग हम शायद 18,000 फीट तक हाइट गेनिंग ले जाते हैं, पीर पंजाल रेंज में आती है वो। मेरे दिमाग से नाम निकल गया। तो वहाँ जब एंड पे थे ना, जब एकदम चिपकन हो गए, गिरना हो गए एकदम चिपक के माउंटेन पर, उसके पत्थर का भी जो गिर ना जा, तो स्टार्टिंग में डर लगे करते, धीरे धीरे फिर जो डर होता है ना, 5,000 मैंने करे, 6,000 मीटर करे, 7,000 करे, अब 8,000 2-3 कर लिए, तो डर निकल गया दिमाग से। अब जो मौत है ना, मौत को भी मतलब इतने करावासीस आते हैं, बीच में लेडर लगी होती है, कोई जो एकदम, तो वो डर निकल गया। स्टार्टिंग में वो डर लगा, लो से 8,000 किया, उसमें कई करावासी थे, वो लेडर लगाए थे एकदम क्रॉस करे करते, नीचे देखे करते खाई, तो एकदम डर होता है, वो आँख बच गई एकदम, बस नीचे देखना ही को नहीं, दिमाग में था। आपको ऊंचाई को डर है? ऊंचाई नहीं, ऊंचाई को डर नहीं है। फिर वो धीरे धीरे हम गए ना ऊंची जगह, टाइम और अनुभव आपको डर मिटाता है। बड़े बड़े माउंटेन गए ना आप, फिर अब है अब कितने ऊंचाई हो, तो मतलब डरना नहीं है माउंटेन में, ये चीज़ ध्यान रखना। डर नहीं होगा आराम से, और डर भी आपको अनुभव टाइम के साथ है ना, जितने माउंटेन क्लाइम करते जाओगे ना, वो डर ऑटोमेटिक मिटता जाएगा। क्योंकि जहाँ आप डर गए ना, वहाँ फिर रिस्क हो जाता है आपके लिए, और वहाँ इंजरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या पता कब गिर जाओ, घबराहट में चीज़ हो जाती है। मैं कहता हूँ यहाँ से कूद दो, अब मैं यहाँ से आप नॉर्मली कूद जाओगे, मैंने कहते नीचे क्रेवास है कूद दो, तो आप उस क्रेवास को देखते हुए कूद नहीं जाएगा, उसको डर फील करोगे आप। हाँ। तो नॉर्मल जो रूटीन है ना, उस चीज़ को नॉर्मल लेके चलो, क्या है क्रेवास, क्या है यार, कुछ नहीं है, सीधा, तो दिमाग में उस चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए वो माउंटेन भी ईजी हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा इंसान जो माउंटेन्स के बारे में रुचि रखता हो, बट वो अभी तक बेसिक उसको पता है कि हाँ ठीक है ऐसे क्या होता है, तो उसको आप क्या बताना चाहोगे? कोई स्टेप की पहला स्टेप ऐसे आप ये करो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से? देखिए, वो रुचि रखता है, माउंटेनिंग है ना, किताब में पढ़ने से माउंटेनिंग नहीं होगी,
माउंटेन तो प्रैक्टिकल होगी, आप किताबें पढ़ लोगे हमें ऐसे, और टेक्निक जो सिखाई जाती है रियलिटी में, वहाँ माउंटेन जाके सारी चीज़ टेक्निक फेल हो जाती है जो चीज़ें कंडीशन डिपेंड करती है, आप किस कंडीशन और क्या, तो वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू यूज़ करती है। स्नोफॉल है, बोला जुमार है, जुमार नीचे नहीं आ सकता, ये माउंटेनिंग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जुमार नीचे आ सकता है। मैं जब कैंप 1 से कैंप 2 जा रहा था, पूर्ण स्नोफॉल हो रहा था, जुमार यूज़ कर रहा, एकदम बर्फ पड़ रही, वो जुमार एकदम अंदर का जो ना वो गिल्ला हो गया, एकदम जुमार नीचे आ रहा है, एकदम जुबान नीचे आ रहा है। लोग कहते हैं जुबान नीचे नहीं आ सकता, मैंने देखा है, उस मेरे हाथ में तो वीडियो नहीं थी, मैं बना लेता, जुबान इतना ऊँचा जा रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, टक देने से इतना। तो डिपेंड करते चीज़ वहाँ, फिर देसी इलाज किया मैंने रस्सी को बांध दी नू, टक 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 क्रैम्पोन से नुकर कर चढ़ा, तो वो टेक्निक यूज़ करती है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो अगर कोई माउंटेनर, कोई बच्चा जैसे पढ़ रहा है, आपकी बात है कि आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसको ना पहले स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई माउंटेनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है या उसको अच्छे फील्ड तक मतलब माउंटेन पे कुछ करना है, तो वो पहले कोर्स करे, और कोर्स भी इंडिया में होते हैं, और कहीं कोर्स नहीं होते वर्ल्ड में कहीं, या फिर वो माउंटेन क्लाइंब करे, कहीं नहीं कोर्स होते पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होते इंडिया को छोड़कर। इंडिया एक ऐसा है जहाँ इंडिया में 6 कॉलेज है जहाँ कोर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो HMI इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, ये JIM पहलगांव जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तीसरा NIM उत्तरकाशी, चौथा है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली, पांचवा निमास इंस्टीट्यूट निमास दिरांग, एक सिक्किम के अंदर है। वहाँ बेसिक कोर्स होता है 1 महीने का, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, जिसके अंदर आपको बेसिक टेक्निक स्किल सिखाई जाएगी, कैसे सर्वाइव करना है, क्या इक्विपमेंट की चीज़ें है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। फिर आप उसमें ना कई चीज़ें आप सीख जाते हो, कोर्स माउंटेनिंग क्या परिभाषा होती है, कैसे जो बेसिक इक्विपमेंट्स अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो तो बता दो। देखिए डिपेंड करता है, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप मतलब नॉर्मली ट्रैकिंग कर रहे हो ना, ट्रैकिंग अंदर तो आपको ट्रैकिंग बूट हो गए, जैसे डीकैथलॉन सबसे बेस्ट है इंडिया की बात करूँ, बेस्ट इसलिए एक तो रीजनेबल रेट में, ठीक है, 5 से 6 हज़ार तक मैक्सिमम आपको आ जाएगी, ठीक है। और डीकैथलॉन के एक जैकेट होगी नॉर्मल -10 टेम्परेचर तक आएगी 3,000 रुपये की, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टिक पोल होगी या लोअर हो गए 1100-2000 के लोअर होते हैं, ठीक है। 2-3 लोअर ले लोगे तो आपके फटते नहीं है हमेशा, ठीक है। सॉक्स होगी, अपर लेयर की टी-शर्ट होगी, तो डीकैथलॉन एक ही जगह आपको सारा इक्विपमेंट मिल जाता है, ठीक है। हेलमेट हो गया, हेलमेट तो आप ट्रैकिंग में यूज़ नहीं करते, लेकिन हेलमेट सेफ्टी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके हार्नेस सेट, वो भी ट्रैकिंग में यूज़ नहीं होते, मैं ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जैकेट होगी, छोटा बैग हो गया, पानी की बोतल होगी, तो उनका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो सारी चीज़ें आपको डीकैथलॉन मिल जाएगी। वो चीज़ें आप एक बार मान लो जिसको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है वो ट्रैकिंग लीजिए, धीरे धीरे पहले एक ट्रैक कीजिए, हर ट्रैक का अलग अनुभव होगा, हर ट्रैक की फिटनेस अलग, थोड़ा फिट रहिए पहले, अपने आप को फिट करिए अच्छे से, फिर ट्रैक करिए, 2 ट्रैक करिए, 3 ट्रैक करिए, फिर आप 5000 मीटर माउंटेन करिए। अगर किसी स्टार्टिंग में कोई करना चाह रहा है, फ्रेशर बंदा हो, तो उसको फ्रेंडशिप को मैं करूँगा सजेस्ट, फ्रेंडशिप कीजिए और यूनम कीजिए, ठीक है। 2 माउंटेन वो कर लेगा तो वो अपने आप में जान जाएगा मेरे में कितना दम है, मेरे को कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। फिर वो इंप्रूवमेंट करेगा, उसके बाद मैं उसको 6000 मीटर माउंटेन बताऊंगा। मनीरंग हो गया, जैसे लेह लद्दाख में यूटी कांगड़ी हो गया, ठीक है, 1-2 माउंटेन और फिर 6000 की थी, फिर 7000 पर जाइए, सतोपंथ हो गया, नून हो गया, कून हो गया, फिर वो 8000 मीटर पर जाइए। तो वो अनुभव से वो माउंटेन में काफ़ी चीज़ें सीख जाएगा, मेरे को कितना चलना है, कितने घंटे बाद मैं थकता हूँ, मेरे को क्या प्यास लगती है, कितने घंटे क्या भूख लगती है, और क्या चीज़ मेरे को अच्छा लगती है, वो सारी चीज़ें वो सीखता रहता है। और जो कोर्स होते हैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, उसके बाद एडवांस कोर्स होता है, उनमें वो टेक्निक सिखाते हैं, वो आपका 1 महीने में ये टेक्निक यूज़ होती है, वो उस नेचर में रखते हैं, अडोप्ट करते हैं आपको, मतलब उस इन्वायरमेंट के प्रति ये चीज़ आपको रहती है। फिर एडवांस में हाई टेक्निक यूज़ करती है, तो इक्विपमेंट की चीज़ें आप जल्दी सीख जाते हो कोर्सेज से ज़्यादा। ट्रैकिंग में भी आपको टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर आप और कोर्स के अंदर आप सारी टेक्निक सिखा दी जाती है, क्या इक्विपमेंट कैसे पहनने हैं, कैसे वो करना है। तो उसमें एडवांस कोर्स करने बाद आप 6000 मीटर करो, 7000 मीटर करो, 8000 मीटर करो, टाइम से स्टेप बाय स्टेप लो। डायरेक्ट आप 7000 पे जाओगे तो रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो जितने भी युवा है पहले ट्रैकिंग कीजिए, वो डिपेंड करता है आपको किस लेवल, ट्रैकिंग अनुभव लीजिए पहले, ट्रैकिंग से आप सीखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप माउंटेन ले जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई अगर डिमोटिव, कोई बच्चा गया आप ले गए डायरेक्ट उसका और वो आज उल्टी करने लगा, उसके लिए जो माउंटेन है वो बड़ा टफ हो जाएगा, डिमोटिव, वो ज़िंदगी में दोबारा माउंटेन नहीं जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसको बड़ा अच्छे से पॉजिटिव तरीके से, मतलब कोई अच्छा ट्रैक कर दीजिए जिसको उसको पसंद आए। नेचर से आप जितना प्यार करोगे उतना माउंटेन आपके लिए ईजी रहेगा। नेचर को आप टाइम टफ करके निकालोगे उतना टफ होता जाएगा। सही बात है। बाहर जाओगे ठंड लगेगी या टेंट में सोओगे, और टेंट में सोओगे वो इतना टफ होता जाएगा आपके लिए, रात भी और सुबह भी। फिर आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, फिर आपके अल्टीट्यूड सिकनेस होता है, सिर दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ जाके प्रॉब्लम आती है। किसी भी ट्रैक, दिन में तो कभी सोना ही नहीं होता किसी माउंटेन पे, चाहे आप ट्रैक पे जाओ चाहे माउंटेन जाओ। नेचर से रहो, खुले रहो, कान खुले रखो, टोपी पहनो चाहिए ठंड में, लेकिन नेचर से टैप, उसमें आप बीमार नहीं होगे।
दूसरा पानी पीजिए, लिक्विड आपको फुल पीना, कहीं भी जाओ यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे मनाली जाओ चाहे लेह लद्दाख जाओ, किसी भी दुनिया में कहीं जाओ, पानी पीते रहो फुल, हर 10 मिनट चाहे टॉयलेट करते रहो, आपके ऑक्सीजन भरपाई पूरी करते रहते हैं, फिर आपका सीट दर्द वोमिटिंग की चीज़ नहीं होगी। पानी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, सूप हो, मतलब लिक्विड में आप सब चीज़ें पियो, ये रूटीन के पॉइंट होते हैं। ये चीज़ें तो आप आम आदमी हर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पीते रहो, बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए। काफ़ी कुछ हो गया। अच्छा नरेंद्र भाई, ये चीज़ पूछना था कि शेरपा का एक माउंटेनियर के लिए बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। क्योंकि मतलब वो शायद से एक जो ट्रैकर के लिए एक लाठी होती है ना, शायद से माउंटेनियर पे आपकी लाठी एक जिंदा लाठी होती है, वो इंसान अपनी लाइफ को खतरे में डाल करके एक इंसान को पहुंचाता है। तो उनके लाइफ के मतलब उनका इम्पोर्टेंस एक बार अगर आप बता सकते हैं तो। देखिए बिल्कुल सही बोला आपने, शेरपा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बड़े इर्थान में जाते हैं। जैसे नेपाल के अंदर शेरपा क्या होता है लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। इंडिया में हम गाइड बोलते हैं, जैसे वो नेपाली लैंग्वेज में शेरपा होता है। और जो शेरपा होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उनका जो घर होता है ना वो बर्फ़ों में होता है, जहाँ माउंटेन के अंदर है। तो उनके लिए वहाँ जो बर्फ़ होगी, ठीक है, वे चीज़ बड़ी नॉर्मल होती है, क्योंकि वे उनका अगर एक स्कूल में पढ़ने जाता है तो एक पहाड़ से उतर के दूसरे पहाड़ में जाता है, तो उनके पहाड़ उतरना चढ़ना बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है, अपने लिए वो टफ होती है। और वो इतनी ठंड में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, बड़ी नॉर्मल, इसलिए वो उस नेचर को बड़ा जल्दी वो करते हैं। और शेरपा हमारे साथ, दूसरा शेरपा ना हमारे साथ चलता है समिट के लिए। शेरपा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो जन्म से इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना सामान कैरी कर करके वो लोड कैरी छोड़ता है, कैम्प 1 कैम्प 2, फिर वापसी आता है, फिर हमारे साथ समिट के लिए निकलता है। वो सब कुछ होता है एक टाइप से। वो कैसे होता है, वो आपको इतना मोटिवेशन करता है, इतना आपको स्ट्रॉन्ग करता है, थोड़ा सा समिट रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, वो आपको धीरे धीरे घिस के, और आपको ये फील नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, आपको लगता है मेरे साथ कोई है और वो मेरे को इतना कर रहा है। आपको प्यास लगी तो आपको बोतल तो निकाल के आपको पानी पिलाएगा, तो आपको वो चीज़ फील ही नहीं होने देता। सबसे बड़ा रोल इस शेरपा का होता है। पॉजिटिव वे से सोचो कि आगे जब आप अकेले चल रहे हो, अकेले आदमी हिम्मत हारता तो वो हिम्मत नहीं आने देता आपकी, आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है। समिट खींच जैसे तैसे करके उसका होता है कि आपको अच्छे से समिट कराना और सेफ्टी से वापस लाना। माउंटेन में अगर आपने सबमिट किया और सेफ्टी से नहीं आए तो फिर माउंटेन है ना, सेफ्टी से जाओ और सेफ्टी से वापस आओ, ये होता है। तो वो शेरपा मतलब बहुत अपने एफर्ट लगाता है, और शेरपा बहुत कुछ करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है रियली। और कभी कोई ऐसा मतलब आपके नॉलेज में कोई ऐसा इंसिडेंट की मतलब शेरपा की गलती से या कुछ ऐसा? देखिए शेरपा की गलती से तो नहीं होता, हो भी जाता है, वो डिपेंड करता है। शेरपा बोलता है आप सेफ्टी लगाओ, शेरपा आगे चल रहा आप पीछे चल रहे हो, सेफ्टी होती है। जब आप करे ऊपर ऊंचाई पे चल रहे हो, ऊंचाई पे चल रहे हो, गलती से आपने सेफ्टी नहीं लगाई, कई बार जल्दबाजी करते हैं और कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं नहीं लगाई, गलती से इधर गिर गई, उसमें शेरपा क्या कर लेगा? आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो चीज़ है, उसका बड़ा पालन दो। माउंटेन में मैंने कहा रिस्क कभी नहीं लेना, एक गलत कदम लाइफ खत्म, सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा माउंटेन में आपको, ये बात दिमाग में डाल लो। कोई बार होता है यार थोड़ा सा प्लेन है क्या, कुछ नहीं है, क्या पता पैर एकदम उड़ गया आपका, एकदम टक टक करते जाओगे, नीचे पता नहीं कितनी गहरी खाई हो, क्रेवास हो, दिखाई नहीं देते, एकदम जाओगे बर्फ में, निकाल ही नहीं पाएगा आपको, पर किसी को पता नहीं होगा कहाँ गिरे हो, कौन कुछ नहीं बढ़ा है। इसलिए कहा जाता है जो शेरपा जो बोले जो उसका पालन करो। टाइम इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे टाइम के साथ, ठीक है। और जो शेरपा वो तो बताया ना, जैसे शेरपा आगे चले या पीछे चले, आप सेफ्टी नहीं लगा वो निकले, तो उसी कारण वो इंसिडेंट होते हैं ज़्यादा। शेरपा कितने हज़ार फीट पे मतलब ज़्यादातर लोग शेरपा लेके जाते हैं, कितने हज़ार फीट की बात से? एक्चुअली शेरपा का जो मेन रोल होता है ना वो 6500 मीटर के बाद स्टार्ट होता है। अच्छा। उसके बाद आपको मोटिवेशन, हिम्मत, ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है। 6500 मीटर तक आम आदमी जा सकता है बिना शेरपा के? बिना शेरपा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती ना 6500 मीटर तक। अच्छा। तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आदमी को एक साथ चाहिए, वो शेरपा का मेन रोल 6500 मीटर बाद होता है। तो आपके साथ टीम में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 4+1 एक नो 4 के साथ 4 शेरपा होंगे। अच्छा, 4 के साथ 4 शेरपा? हर एक आदमी का अलग शेरपा। क्या पता आपकी स्पीड फास्ट हो। माउंटेन में मैंने कहा ना कोई हेल्प नहीं कर सकता किसी की, चाह के भी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे भाई हो तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ जाके सबमिट वो करना। तो जैसे आप हो, आपकी स्पीड फास्ट हो तो आप फास्ट चलोगे, मेरी स्पीड स्लो है तो मैं स्लो चलूँगा। टीम गेम का काम होता है 6000 मीटर तक, उसके बाद टीम गेम खत्म हो जाता है। अच्छा। टीम गेम चलेगी 6000 मीटर, क्योंकि सेफ जोन होता है 6000 मीटर। उसके बाद आपकी फास्ट माउंट टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको फास्ट हो तो आपकी एनर्जी रोकनी नहीं है, हमें फास्ट हो तो फास्ट चलते रहो। शेरपा उसको फास्ट चला है, मेरे स्लो है मेरे साथ शेरपा चलो, क्या पता ये रेस्ट करने लग जाए, नहीं हिम्मत नहीं है, ये बैठ गया तो वो शेरपा उसके साथ बैठा, तो टीम फट जाती है। 6000 मीटर बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। ओह ठीक है, किसी का कोई साथ नहीं रहता, बस हर एक का शेरपा आपके साथ रहेगा। टीम तो क्या पता ये टायर्ड हो जाए, ये बीमार हो जाए, वो एक गाड़ी फिर वो एक शेरपा इसको नीचे लेके जाएगा, सबमिट कौन करना जाएगा,
इसलिए सबके साथ अलग अलग होता है। ऑक्सीजन सबकी अलग अलग हो सकती है। और शेरपा आपका कैरी करेगा, मेरे वाला शेरपा मेरी कैरी करेगा ऑक्सीजन, खुद की भी करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरे को पानी पिलाएगा, ऑक्सीजन चेंज करेगा ख़त्म होगी तो वो सारी चीज़ें वो शेरपा करता है। उनको नॉलेज भी एक आम नॉलेज भी से होती है बहुत ना, ज़्यादा उनको होती पता है। है ऑक्सीजन खत्म हुई, मेरे को ना पता लगे पीछे इतनी बज रही है तो देख लेगा खत्म हो रही है, चेंज करेगा सिलेंडर मेरे जिस तरह बैग में होते हैं। आप लोग कितने सिलेंडर लेके जाते हो? हम एक्चुअली 4 सिलेंडर। एक बारी आप ना मुझे एक बारी बता दीजिए कि आप लोग वहाँ क्या मतलब क्या ड्रेस रहता है, क्या पहन के क्या जाते होता हो? है 6000 मीटर तक हम नॉर्मल पहन लेते हैं, जैकेट वैकेट और ये वार्मर नीचे इनर पहनते हैं 6000 मीटर, और ठंड बढ़ जाती है। ठंड बढ़ जाती है ना, एक डाउन सूट बोलते हैं, ठीक है, डोंगरी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज, डाउन सूट होता है। डाउन सूट नॉर्थ फेस का हो गया, रैब हो गया, ठीक है, वो करीबन लाख 1.25 लाख का आता है एक सिंगल बड़ा, अच्छा, ठीक है। वो पूरा एक ऊपर से नीचे बराबर होता है वो? 1 पीस होता है वो, और वो एक बार आपने उसको अगर अच्छे से यूज़ करो तो 8-10 माउंटेन वो निकाल जाता है 8000, ठीक है। उसके बाद स्नो बूट हो गए, ठीक है। लास्ट 45 अच्छी कंपनी है दुनिया की, ठीक है, उसके 8000 के लगाते हैं 7000, वो बेस्ट है लास्ट 45 आगे। उसके बाद क्रैम्पन हो गए, क्रैम्पन 2-3 कंपनी है, क्रैम्पन वो ऐसे उसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद हार्नेस सेट होता है हमारा, ठीक है, हार्नेस सेट में कैराबिनर होते हैं, ठीक है, बैग होता है, स्पेशल बैग होता है जो नेपाल इंडिया में ये चीज़ें नहीं मिलती 8000, क्योंकि वो बैग अच्छा क्या होता है बैलेंस बनाए रखता है। अपने ऑक्सीजन सिलेंडर डाल ले दो तो ये कई बैग देखा आपने, इधर डाल ले तो इधर हो जाता है, ऐसे नहीं होता उसमें, फिर आदमी बैलेंस बॉडी बैलेंस नहीं जाता, वो बराबर रखता है, ऊंचाई चढ़ रहा है वो बराबर रखते हैं, ठीक है। तो हम 4 सिलेंडर मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद है ना हेलमेट हो गया, गियर इतने ज़्यादा होते हैं, समिट ग्लव्स हो गए, वो अब जब पूरा सामान पैर होगा इतना भारी हो जाता है, वो चीज़ें इतनी भारी हो जाता है। उसके बाद आप बैग उठाओगे, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, पानी की बोतल इतनी भारी हो जाती है, आप यहाँ भी उठाओ ना मिल्टन की और वो डाल ले, इतना भारी हो जाता है कि एक कदम नहीं चला जाता। हर चीज़ वो ध्यान रखना पड़ता है। लाइट होगी, फेजल की टॉर्च लाइट होती है, ठीक है, एक एक चीज़ होती है, और हर एक चीज़ भी भूल गए ना सबमिट नहीं होगा माउंटेन, एक चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग आप लोग इसका चेकलिस्ट रखते होगे कि चेक करना रहता होगा सारा? वो चेकलिस्ट भी रखते हैं, थोड़ा अनुभव हो जाता है, ये चीज़ ये यूज़ करी, शेरपा भी क्रॉस चेक कर लेता है हमारा, ठीक है। 1990 इंडिया से टीम जा रही कांचनजंगा, एक माचिस की डब्बी भूल गए, उससे पूरा एक्सपीडिशन रद्द हो गया। कैंफोर समिट के लिए गए, इतनी ठंड थी, वहाँ माचिस नहीं मिली, लाइट नहीं जला पाए, खा नहीं पाए कुछ, रिटर्न बैक होना पड़ा इमीडिएट वहीं से। एक माचिस की तिल्ली से समिट फेल हो सकता है, इसलिए एक चीज़ भी भूल गए, सब समिट फेल हो गया। आप सब्जी ले ली, टॉर्च भूल गए, फेल, ठीक है, एक चीज़ भूल गया, आपको ध्यान, पानी नहीं ले, सब फेल, सारी चीज़ ठालो। तो एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से आपको देखनी पड़ती है। इतने एक सेब भी ठाऊँ ना बैग में, वो इतना भारी हो सकता है, मतलब इतना भारी लगने था, पता नहीं क्या ले लिया, कैरी नहीं होती ना ऊंचाई पे जाते जाते, इतना बॉडी को फोर्स लगने लगता है। जितना आप बढ़ते रहोगे ना ड्यूट पर, जान बढ़ लगती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है, शरीर में जोर आएगा आपका चढ़ती भैया। यहाँ भाग लोगे ऊंचाई आते, एक कदम भी बहुत लंबा हो जाता है आपके लिए। एक कागज़ से ना वो भी इतना भारी लगने लगता है, उसको भी फेंकने की कोशिश करोगे ना ठाओ। नीचे तो सब कुछ अच्छा, यहाँ से कितना ले जाओ खाने के लिए, ले जा कौन ठाएगा, कौन है? चैलेंज तो वहीं तो लेके जाना ही नहीं ना, ऊपर भी तो लेके जाना है। ऊपर उठाए कौन है? इसलिए कहा था, इसलिए हमें एक बुटेन गैस होती है, बुटेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जम जाती है, वो बुटेन जमती नहीं है। एक छोटा सा टोपे ले जाते हैं, मैगी उठा लेते हैं। मैगी क्यों लेते हैं? एक तो गैस कम यूज़ होगी, ठीक है, जल्दी बन जाएगी 2 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग पूरे 7 दिन तक सिर्फ मैगी खाते हो, मतलब जितने दिन का भी समय जब रहता बेस कैंप से ऊपर चले जाते हैं ना, फिर मैगी का काम स्टार्ट हो जाता है हमारा, मैगी खाते हैं। बेस कैंप तक हमारा सब कुछ मिल जाता है। अच्छा। बेस कैंप किसी भी माउंटेन का वो पॉइंट होगा जहाँ आप तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर चीज़ अवेलेबल हो सकता है, कनेक्शन भी कुछ हो गया तो बेस कैंप वहाँ होगा जहाँ पानी अवेलेबल होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए बेस कैंप बनाया जाता है, ठीक है। बेस कैंप से ऊपर जाओगे ना, फिर आप रिस्क भी हो सकते हैं। फिर आपका जैसे खाने में बताए बुटेन गैस लेके, वो भी 2 ठावा, कितनी ठा सका, नीचे तो 50 दे ठा लो, 2 एक टोपिया ठा लिया। वो मैगी बनाते हैं, मैगी क्यों बनाते हैं? एक तो मैगी टाइम 2 मिनट लेगी तो हमारी जो गैस भी कम बढ़ेगी, ठीक है, दूसरी जल्दी बन जाएगी, तो सारी चीज़ें ध्यान दे। वो फिर हम मैगी खाते हैं, दिन में 2 बार खा ली, 3 बार खा ली। उस गैस का भी हमें ध्यान रखना है, 3 दिन निकालने तो गैस भी इतनी होनी चाहिए हमारे पास। हर चीज़ लिमिटेड हो जाती है, ऊपर जाके टाइम बाउंड हो जाता है हर चीज़ का, नीचे तक एवरेज, ऊपर जाके चीज़ें बड़ी वो हो जाती है। आपके फ्यूचर के कुछ एक्सपेडिशन जो आप आगे आने वाले टाइम में करना अभी जैसे मनासलू जा रहा हूँ मैं सितंबर में, तो मेरा विजन ये है कि अभी पूरी दुनिया में 8000 मीटर से ऊपर के 14 माउंटेन हैं। 14 में से 5 पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर पीओके एरिया में, जैसे K2 हो गया, नंगा पर्वत हो गया, G1 G2 बोर्ड भी, वो इंडियन को परमिशन नहीं मिलती, दोनों देशों की लड़ाई हो, हम बच गए 9 इंडिया में किसी भी माउंटेन ने आज तक क्लाइम नहीं कर रखे। मेरा विजन है कि पहले 9 माउंटेन को क्लाइम करना है और देश के लिए नई उपलब्धि लाने का काम करना। तो आपने 8000 अभी कितने कर लिए? अभी 2 कर लिए मैंने, वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट लोसे और अन्नपूर्णा 10th। अभी मैं जा रहा हूँ मनासलू 8th हाईएस्ट है वो,
सितंबर में। तो जैसे जैसे करेंगे नौ और देश को एक नई उपलब्धि देने का काम करेंगे। आप लोग की वजह से देश का नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल, हम भी रहते हैं, हमारे से नए बच्चे भी तो मोटिवेशन होते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं देश को एक ऊंचाइयों तक ले जा पाए, जहाँ तक हम पूरा देश का तिरंगा जब दुनिया की हर चोटी पे फहरेगा तो हर एक भारतीय को कितना गर्व होता है। और जब देश का तिरंगा हमारे साथ होता है तो हर चीज़, थकान, चीज़ें सब भूल जाते हैं हम। बस माइंड में होता है कि तिरंगा समिट पर पहुंचाना है। वो खुशी अलग होती होगी जब खुशी उसको तिरंगा फील नहीं कर सकते, बयान खरीद नहीं सकते, वो अलग ही होती है। जब हम सबमिट करते हैं हर चीज़ थकान भूल जाते हैं, दिमाग में चीज़ें, तिरंगा साथ होता है। ठीक है भाई जी, आपके साथ बात करके बहुत सही लगा एंड इट वाज लाइक मैं पहली बार ही आपसे मिला हूँ इसमें एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग माउंटेन्स पे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एक्सपेडिशंस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।